इस एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि इंपीरियल गार्ड आता है जिसके पास एक टोकन भी है। वो मिस जिया से मिलना चाहता है, लेकिन जू फैन टोंगलिंग से कहता है जाकर उसे कह दो कि वो हमसे कल मिलने के लिए आए, क्योंकि आज मिस जिया की तबीयत ठीक नहीं। मिस जिया जो कि सोने का नाटक कर रही होती है, वो जल्दी से उठ जाती है और कहती है रुक जाओ, तुम दोनों जो क्या करने की कोशिश कर रही हो। वो टोंगलिंग से कहती है उस बंदे से कहो कि मैं आकर उसे मिलती हूँ, मैं अभी थोड़ी तैयारी करके आती हूँ, जाओ जाकर उसे कह दो। फिर मिस जिया वहाँ से भागती हुई चली जाती है। टोंगलिंग जू फैन से कहता है शुक्र है मिस जिया जाग गई, वरना मुझे जाकर वही कुछ कहना पड़ता जो तुमने मुझे कहा है, और मैंने कह भी देना था, पता नहीं उसके बाद हमारा क्या होता, एम्परर तो हमें मार ही डालते। टोंगलिंग जू फैन से कहता है तुम तो किसी से भी नहीं डरते, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे हमेशा तुम्हारी बातों से डर लगता है। जबकि जू फैन सोच रहा होता है थोड़ी देर पहले तो मिस जिया बहुत ज्यादा बीमार थी, उनका चेहरा भी लाल पड़ गया था और साथ ही उनका चेहरा बहुत ज्यादा गर्म था, फिर अचानक वो उठ कैसे गई। मुझे तो लगा था कि बीमार होने की वजह से वो बेहोश हो चुकी है। जिया पीछे की तरफ घूमती है और जू फैन से कहती है जू फैन तुम हमारी लू फैमिली के बटलर हो, तुम ऐसी बात कैसे कर सकती हो, तुम इंपीरियल फैमिली को कैसे ऑफेंड कर सकती हो, क्या तुम चाहते हो कि हमारी लू फैमिली एम्परर के निशाने पर आ जाए। फिर साथ ही वहाँ से भागती हुई चली जाती है। जू फैन कहता है मैं इस लड़की को कभी समझ नहीं पाया, पता नहीं इस लड़की का मसला क्या है। नेक्स्ट सीन उनके मेंशन के लिविंग रूम का होता है। जू फैन अंदर जाता है जहाँ पर वो इंपीरियल गार्ड पहले से खड़ा होता है। उस इंपीरियल गार्ड के हाथ में गोल्डन टोकन होता है। जू फैन की तरफ देखते ही उसे कहता है तो तुम्हारा नाम बटलर जू फैन है, हमारे यंग मास्टर तुमसे और तुम्हारी मिस जिया से मिलना चाहती है, वो अपनी रेजिडेंस पर तुम लोगों का इंतजार कर रही है। और साथ ही उसने टोकन अपने हाथ में पकड़ा होता है और वो गार्ड बड़े ही एटीट्यूड के साथ जू फैन के साथ बातें कर रहा होता है। जू फैन हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है ये तो भी मेरे सामने बच्चा है, मैं एक डीमन एम्परर हूँ, इसे लगता है कि मेरे सामने एटीट्यूड दिखा सकता है। जू फैन सीधा जाकर मेन चेयर के ऊपर पांव पे पांव रखकर बैठ जाता है। जू फैन उस इंपीरियल गार्ड से पूछता है मुझे ये बताओ क्या वो मोटू ठीक है, कल वो जख्मी हो गया था। वो गार्ड भी जब बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये हमारे यंग मास्टर को मोटू क्यों कह रहा है, इस पूरी फैमिली में सिर्फ 10 ही लोग ऐसे हैं जो कि उसे मोटू कह सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे यंग मास्टर को कोई मोटू कहता है तो एम्परर उसे मरवा देते हैं। इंपीरियल गार्ड जू फैन से कहता है हमारे लॉर्ड कल ही वापस आए थे, हमें नहीं पता कि वो जख्मी है या नहीं। जू फैन उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है उसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए तुम लोगों को नहीं बताया होगा, क्योंकि उसे लगा होगा अगर तुम लोगों को बता देगा तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी। कल हम दोनों की फाइट हुई थी, मैंने उसे बहुत ज्यादा पीटा था, यही कोई 20, 30, 25 मैंने उसको मारे होंगे, वो जख्मी तो जरूर हुआ है, बस वो तुम सब लोगों को बताकर अपना मजाक नहीं उड़वाना चाहता। वैसे हम दोनों की फाइट अभी जारी थी कि वहाँ पर मास्टर क्यूबाई आ गए और मास्टर क्यूबाई ने आकर उसको बचा लिया, उसे वापस लेकर आ गए। इस वजह से वो मोटू काफी ज्यादा गुस्से में था। वो इंपीरियल गार्ड जू फैन की बात सुनकर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये तो मास्टर क्यूबाई को भी जानता है। जू फैन उस गार्ड से कहता है क्या तुम्हें पता है मास्टर क्यूबाई ने मुझे ऑफर किया है अपना डिसाइपल बनने के लिए, लेकिन मैंने साथ ही उनको मना कर दिया, मैं तो मरना पसंद करूंगा ऐसे किसी बुड्ढे का स्टूडेंट बनने की बजाय। जू फैन की सारी बातें सुनने के बाद वो इंपीरियल गार्ड नीचे गिर जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का तो बहुत ज्यादा हास है, यहाँ तक कि मास्टर क्यूबाई ने भी इसे अपना स्टूडेंट बनाने की बात की है। क्योंकि जू फैन हंसते हुए कहता है ये तो मेरे सामने एटीट्यूड दिखाने की कोशिश कर रहा था, अब जरा इसकी हालत देखो, मैंने इसकी क्या हालत कर दी है। नेक्स्ट सीन मोटू के रेजिडेंस का होता है। तो इंपीरियल गार्ड लू फैमिली की फैमिली को वहाँ पर लेकर आ जाता है जहाँ पर वो मोटू बैठा हुआ है। जू फैन वहाँ पर जाने से पहले युनहाई से कहता है इस बार तुम्हें यहाँ पर बात करना होगी, क्योंकि लू फैमिली के तुम इकलौते मर्द हो जो कि लीडर बन सकते हो। युनहाई इसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। जू फैन से कहता है तुम्हें बात करना ही होगी, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि तुम लू फैमिली के आखिरी बचे हुए मर्द हो, इसलिए अब लीडर तुम्हें ही बनना है। युनहाई से कहता है ठीक है ब्रदर, मुझे समझ आ गई, मैं पूरी कोशिश करूंगा। जबकि मिस जिया सोच रही होती है जू फैन ने बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि जू फैन को ऐसा लग रहा होगा और साथ ही 7 इंपीरियल फैमिलीज को भी कि जू फैन लू फैमिली का हेड है, हालांकि वो एक बटलर है। जू फैन ये नहीं चाहता कि सारे लोग उसे ही इस फैमिली का हेड समझना शुरू कर दें। मिस जिया उसकी तरफ देखकर सोच रही होती है जू फैन वाकई में बहुत ही अच्छा इंसान है, ये चाहता है कि युनहाई को लीडर का नाम दिया जाए, क्योंकि लू फैमिली अभी भी लू फैमिली से है, ना कि जू फैन से। वो लोग जैसे ही उस जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर वो सारे लोग बैठकर बात करने वाले हैं, वहाँ पर मोटू बैठा होता है, जबकि मोटू के साथ मास्टर क्यूबाई होते हैं और वहीं पर काई फैमिली के हेड और उनका बेटा, जबकि ली फैमिली के ली यूटियांग और उनकी बेटी यानी कि मिस ली होती है। जू फैन और उसकी पूरी फैमिली उन सबको वहाँ पर देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं लगता है कि हम तीनों फैमिलीज की इकट्ठी मीटिंग होने वाली है। जू फैन युनहाई से कहता है यहाँ पर 3 फैमिलीज इकट्ठी हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारी फैमिली की तरफ आंख उठाकर देखे, तुम्हें सब कुछ हैंडल करना है। युनहाई उसे कहता है सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। इंपीरियल गार्ड जो कि उनको लेने के लिए गया होता है वो बड़ी रिस्पेक्ट के साथ उनसे कहता है प्लीज इस तरफ आए। मोटू भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है हमारे इंपीरियल गार्ड इतने अच्छे कब से हो गए। मास्टर काई रोंग भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं मेरी काई फैमिली इस फैंगलिन सिटी की सबसे बड़ी फैमिली है, लेकिन फिर भी ये इंपीरियल गार्ड्स हमसे बहुत ही बुरे तरीके से पेश आती हैं, लेकिन ये लू फैमिली के साथ इतने अच्छे से कैसे पेश आ रही हैं। सारी फैमिली मोटू के सामने आकर खड़ी हो जाती है और झुकते हुए उसे ग्रीट करते हैं, क्योंकि ये मोटू एम्परर का तीसरा बेटा है, यानी कि ये भी एक प्रिंस है। वो मोटू उन सबसे कहता है ठीक है आकर अपनी अपनी चेयर पर बैठ जाए। जू फैन मिस जिया का हाथ पकड़ता है और उसे चेयर के ऊपर बिठा देता है। मोटू कहता है ये लड़का तो बिल्कुल बदल गया है, मेरे सामने तो ये बहुत ही बुरे तरीके से पेश आ रहा था और वहाँ पर देखो ये कितने अच्छे से पेश आ रहा है, लगता है इसे सारे मैनर्स आते हैं कैसे अपने मास्टर के सामने पेश आना है। जब वो सारे लोग वहाँ पर बैठ जाते हैं तो मोटू उन सबसे कहता है मुझे यहाँ पर भेजा गया है, एम्परर ने मुझे एक स्पेशल ऑर्डर दिया है कि यहाँ पर हमारा
हमारा एक मिशन है। हम लोग यहाँ पर तुम तीनों फैमिलीज को एक बात बताने वाले हैं जो कि पिछले 1000 साल से तुम्हें किसी ने नहीं बताई होगी। तो तीनों फैमिलीज वाले उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मोटू उन सबसे कहता है, मुझे इतनी बात का अंदाजा है कि आप में से जो फैमिली हेड है उन सबको एक ना एक मैसेज जरूर मिला होगा कि आप तीनों फैमिलीज आपस में फाइट नहीं कर सकते। क्या तुम्हारी फैमिलीज में इस तरह का कोई रूल है जो कि तुम्हारी जनरेशन से चलता आ रहा है कि तीनों फैमिलीज आपस में ना तो फाइट कर सकती हैं और एक दूसरे की मदद भी करेंगी, ना ही तीनों फैमिलीज फ्रैंकलिन सिटी को छोड़कर दूर जा सकती हैं। तो सारे उसकी बात सुनकर हैरान होते हैं क्योंकि किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रही होती। वो मोटू उन सबसे कहता है, ये फैसला 1000 साल पहले किया गया था जब हमारा टीनियो एम्पायर बना भी नहीं था। एम्पीरियल फैमिली यानी कि रॉयल फैमिली और तुम्हारी तीनों फैमिलीज के दरमियान में एक एग्रीमेंट हुआ था। मैं यहाँ पर तुम तीनों फैमिलीज को एक बड़ा सीक्रेट बताने वाला हूँ। असल में लू फैमिली, काई फैमिली और ली फैमिली, ये तीनों फैमिली 7 बड़ी फैमिलीज की तरह एक फैमिली हुआ करती थी और इन तीनों फैमिलीज ने मिलकर हमारे टीनियो एम्पायर की बुनियाद रखी थी, यानी कि ये फाउंडर्स हैं टीनियो एम्पायर के। तीनों फैमिलीज के लोग ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और चिल्लाकर कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। मिस जिया सोच रही होती है, अगर ऐसी बात है तो फिर हमारी फैमिली इतनी ज्यादा गरीब और इतनी छोटी कैसे हो सकती है। हमारी लू फैमिली को कोई भी 7 बड़ी फैमिलीज में से नहीं जानता। थर्ड प्रिंस उनसे कहते हैं, ये सब कुछ हमारी रॉयल फैमिली की वजह से हुआ है क्योंकि हमारी रॉयल फैमिली ने जब टीनियो एम्पायर बनाया था, हमारे एम्परर ने एक फैसला किया था। अपने एम्पायर को खुशहाल बनाने के लिए उन्होंने अपने लिए 7 बड़ी फैमिलीज के हेड को चुना और उन्हें 7 अलग अलग जगहों पर भेज दिया ताकि वहाँ पर जाकर वो अपने फैसले करे और अपनी जाकर हुकूमत बनाए, जिससे कि इस एम्पायर को संभाला जा सके। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो 7 बड़ी फैमिलीज इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई कि वो एम्पायर की पावर के बराबर आ गई और उन सारी 7 फैमिलीज ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि 7 बड़ी जंगे भी हुई 7 फैमिलीज के दरमियान में। अरे रॉयल फैमिली ने बहुत ही कोशिश करने के बाद इन 7 फैमिली के दरमियान में एक समझौता करवा दिया और इनकी फाइट को खत्म करवा दिया। लेकिन इनके दरमियान जो फाइट हुई थी उससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ हमारे एम्पायर को। इसकी वजह से हमारे कंट्री की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और उसके बाद वो 7 फैमिलीज अपने ट्रेजर्स के लिए लड़ती रही। हालांकि उनके दरमियान कोई बड़ी जंग नहीं हुई, लेकिन वो आज भी एक दूसरे के खिलाफ नफरत रखती हैं। तूफान मोटू से पूछता है, लेकिन हमारी तीनों फैमिलीज का इस सारी बात से क्या ताल्लुक है। वो मोटू सबसे कहता है, क्योंकि तुम्हारी तीनों फैमिलीज ने मिलकर टीनियो एम्पायर को बनाया था, तो इसका मतलब तुम्हारी तीनों फैमिलीज फिर से राइज हो सकती हैं और एक फैमिली बन सकती है। अगर ये तीनों फैमिलीज मिलकर एक फैमिली बन जाती हैं, तो हमारे इंपीरियल कोड के जो 4 पावरफुल पिलर्स हैं, यानी 4 जो बड़े वजीर आजम हैं, तुम्हारी एक फैमिली उन चारों के बराबर आ जाएगी। मास्टर काई और मास्टर ली भी इसकी बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, क्या वाकई में हमारी एक फैमिली 4 पिलर्स के बराबर आ सकती है। और यहीं पर चारों पिलर्स के बारे में बताया जाता है। ये चारों पिलर्स 4 बड़े मिनिस्टर्स हैं, इकोनॉमी को संभालते हैं, इसके अलावा मिलिट्री, पॉलिटिकल और हमारी वेल्थ को संभालते हैं। यहाँ तक कि ऐसी कहानियां भी सुनी गई हैं कि ये चारों पिलर्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि ये इंपीरियल फैमिली को भी अपने सामने झुका सकते हैं अगर ये चारों एक साथ मिलकर काम करें और अगर ये वफादार ना हो। इन एम्पायर में 4 पिलर्स हैं और 7 फैमिलीज हैं। ये सारे मिलकर इस एम्पायर को एक बैलेंस में रखते हैं। अगर इन सब में से एक भी पार्टी अपना बैलेंस खो देगी तो टिंजो एम्पायर गिर जाएगा। इस जिया कहती है, मुझे तो ये सोचकर भी हैरानी हो रही है कि हमारे इंसेस्टर्स इतने ज्यादा अजीम थे, वो कभी 4 पिलर्स के बराबर की स्ट्रेंथ रखते थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारी फैमिली की हालत ऐसी कैसे हो गई। कई बार मोटू उनको एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में बताता है जिसका नाम पिरल ऑर्डर है। वो उन सबसे कहता है, हमारी रॉयल फैमिली ने तुम तीनों फैमिलीज के साथ एक एग्रीमेंट किया था ताकि हम 7 फैमिलीज के दरमियान में वार को रोक सकें। हमारे उस एग्रीमेंट के मुताबिक फ्यूचर में कभी 7 फैमिलीज के दरमियान में वार होती है तो हमारी इंपीरियल फैमिली तुम तीनों फैमिलीज को यहाँ फ्रैंकलिन सिटी में इकट्ठा करेगी और उसके बाद तुम तीनों फैमिलीज को मिलाकर एक फैमिली बना देगी। इस तरह हमारे पास टोटल 8 इंपीरियल फैमिलीज हो जाएंगी। इस तरह पावर बैलेंस हो जाएगी। मिस जिया मोटू से कहती है, अगर हम लोग यहाँ पर 8वीं इंपीरियल फैमिली बना भी लेते हैं तो क्या हम लोग 7 फैमिलीज को रोक पाएंगे? क्योंकि वो 7 फैमिलीज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनके पास अपनी अपनी आर्मीज है, लेकिन हम लोग तो सिर्फ थोड़े से हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम बहुत ज्यादा वीक हैं। ज़ूफैन थर्ड प्रिंस से कहता है, मोटू मुझे इस सारी बात की समझ आ गई कि तुम हमें क्या कहना चाहती हो और तुम्हारा ये सीक्रेट प्रोजेक्ट और ये सीक्रेट एग्रीमेंट क्या चीज है, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई, तुम हमारी तीनों फैमिलीज को मिलाकर 8वीं फैमिली कैसे बनाओगे और वो भी हम में से किसी को नुकसान पहुंचाए बिना। मोटू भी उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और ज़ूफैन से कहता है, तुम तो वाकई में समझदार हो, क्योंकि हम लोग अगर 8वीं फैमिली बनाने की कोशिश भी करते हैं तो 7 फैमिलीज वाले ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे। तो उनके पास्ट के बारे में बताता है कि वो कितनी ज्यादा अजीम फैमिलीज थी। साथ ही उन्हें एक नए प्रोजेक्ट के बारे में बताता है कि प्रोजेक्ट पिरल क्या है। ज़ूफैन मोटू से कहता है, ये बात तो ठीक है, तुमने हमें सारी बात बता दी, लेकिन मुझे ये बताओ तुम हमारी तीनों फैमिलीज को मिलाकर 8वीं बड़ी फैमिली कैसे बना सकती हो? अगर तुम रॉयल फैमिली वाले हमारी हेल्प करती हो तो हम लोग आसानी से एक 8वीं बड़ी फैमिली बन सकते हैं, लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि 7 बड़ी फैमिलीज की नजर में आए बिना हमें अपनी फैमिली को एक बनाना होगा, यानी 8वीं बड़ी फैमिली बनना होगा। क्योंकि अगर 7 बड़ी फैमिलीज को इस बारे में पता चल गया कि हम लोग 8वीं बड़ी फैमिली बनने की कोशिश कर रहे हैं तो वो सब लोग मिलकर हम पर अटैक करेंगे और कोई भी नहीं चाहता कि यहाँ पर पावर बैलेंस में बिगाड़ आए। मास्टर काई और मास्टर ली भी उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ज़ूफैन कहता है, मुझे माफ करना पर ये बात बिल्कुल सच है, 7 फैमिलीज वाले ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे, 8वीं फैमिली नहीं बनने देंगे, वो हमें राइज करने से पहले डिस्ट्रॉय कर देंगे। मास्टर काई उसकी बातें सुनने के बाद सोच रहे होते हैं, ये लड़का तो वाकई में बहुत ज्यादा स्मार्ट है, अगर मैंने पहले इसके साथ पंगा ना लिया होता तो मैं आज इसकी साइड पर होता, क्योंकि ये लड़का बहुत ज्यादा आगे जाएगा। मोटू उन सबसे कहता है, अगर तुम लोग अपनी एक 8वीं नई फैमिली बनाते हो तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हें एक नई फैमिली को राइज करने के लिए क्या चीज चाहिए होगी? तुम्हें स्पिरिचुअल स्टोन्स की जरूरत होगी या फिर मेडिसिन की जरूरत होगी? नहीं, तुम्हें मेडिसिन या फिर स्पिरिचुअल स्टोन्स की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास पावर होनी चाहिए। जैसे कि कियानलांग पवेलियन के पास 9 बड़े एल्डर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और जोमिंग वैली वालों के पास 12 बड़े एल्डर्स हैं। हमारे पास जितनी भी बड़ी फैमिलीज है यानी 7 इंपीरियल फैमिलीज, उन सब के पास बहुत ज्यादा पावर है और अपने अपने एल्डर्स हैं। चलो मैं तुम्हें यहाँ पर बताता हूँ कि हमारा प्रोजेक्ट शुरू कब हुआ था। तो प्रोजेक्ट तब शुरू हुआ था जब तुम तीनों फैमिलीज के पास बहुत कुछ था, लेकिन हमारे एम्परर
ने तुम्हारे पास जो कुछ भी था वो सब कुछ छीन लिया और तुम्हें जहाँ तक ले आए कि तुम एक छोटी फैमिली बनकर रह गए, यानी कि बहुत ज्यादा गरीब हो गए। तुम्हारे पास सिर्फ लो लेवल की कुछ मार्शल आर्ट्स बची हैं, इसीलिए 7 बड़ी फैमिलीज वाले तुम्हारे ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते। उन्हें लगता है कि तुम सब लोग बिल्कुल एक छोटी सी फैमिली वाले हो और तुम तीनों के पास लो ग्रेड की मार्शल आर्ट्स है, क्योंकि तुम्हारी फैमिली मार्शल आर्ट्स है जो कि जनरेशन से तुम्हारे पास चली आ रही है और तुम्हारे एंसेस्टर्स ने कहा होगा कि तुम्हें इस प्रोटेक्ट करके रखना है। अगर तुम तीनों के पास तुम्हारी मार्शल आर्ट्स अभी भी मौजूद है तो इसका मतलब तुम तीनों मिलकर एक 8वीं फैमिली बना सकते हो और इसे बहुत ज्यादा पावरफुल भी बना सकते हो, क्योंकि जब तुम तीनों की मार्शल आर्ट्स जो कि लो लेवल की मार्शल आर्ट्स हैं उन तीनों को मिलाया जाता है तो एक जॉन्जी मार्शल आर्ट्स बनती है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो सारी फैमिलीज वाले जो बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। रूपेन कहता है तो अब मुझे समझ आए क्यों मास्टर जेन इन तीनों की लो लेवल की मार्शल आर्ट्स को इकट्ठा कर रहे थे। लगता है कि उन्हें पहले से सब के बारे में पता है। मोटू अपने पास से भी एक स्किल निकालता है और कहता है ये वो तरीका है जिसकी मदद से तुम तीनों फैमिलीज की मार्शल आर्ट्स को मिलाकर एक जॉन्जी मार्शल आर्ट्स बनाई जा सकती है जो कि 7 फैमिलीज की मार्शल आर्ट्स से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जूपेन कहता है तो फिर तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते कि हम तीनों फैमिलीज के पास जो मार्शल आर्ट्स हैं उन तीनों को मिलाकर एक जॉन्जी मार्शल आर्ट्स बनाई जा सकती है और उसका तरीका सिर्फ तुम्हारी रॉयल फैमिली के पास है। मोटू खुश हो जाता है और लू फैन से कहता है तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा समझदार हो। फिर वो उन सारी फैमिलीज के हेड से कहती हैं जल्दी करो और अपनी मार्शल आर्ट्स को यहाँ पर रख दो। मास्टर ली एक लंबी सांस लेते हैं और थर्ड प्रिंस से कहते हैं योर हाइनेस प्लीज मुझे माफ कर दे, लेकिन जब जोमिंग वैली वालों ने हम पर अटैक किया था उन लोगों ने मुझसे मेरी मार्शल आर्ट्स ले ली, इसलिए अब मेरी मार्शल आर्ट्स मेरे पास नहीं है। मैं आपकी किसी भी पनिशमेंट के लिए तैयार हूँ, आप मुझे सजा देना चाहें तो दे सकते हैं। मास्टर काई भी जल्दी से झुकते हुए कहते हैं योर हाइनेस प्लीज मुझे भी माफ कर दें, मेरे साथ भी ऐसा ही केस है, जोमिंग वैली वालों ने मेरी मार्शल आर्ट्स भी मुझसे ले ली है। वो मोटू उन दोनों की बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या तुम लोग अपनी फैमिली के हेड होने के लायक भी हो? तुम लोगों ने अपनी मार्शल आर्ट्स को ऐसे कैसे चोरी होने दे दिया? क्या तुमने अपने एंसेस्टर्स की बात को नहीं सुना? उन्होंने तुमसे कहा होगा कि इस मार्शल आर्ट्स को कभी मत खोना, हालांकि अगर तुम्हारी जान भी चली जाए फिर भी इसे प्रोटेक्ट करना है। मास्टर ली और मास्टर काई दोनों ही उनके सामने झुक जाते हैं और कहते हैं योर हाइनेस प्लीज हमें माफ कर दें, हमसे गलती हो गई है। मोटू अपना सर पकड़कर वहीं पर बैठ जाता है। मास्टर काई कहते हैं योर हाइनेस आपके खजाने में तो बहुत सारी जॉन्जी मार्शल आर्ट्स होंगी, तो आप ऐसा करें आप वहाँ से हमें एक दे दें। मोटू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाकर मास्टर काई से कहता है तुम्हें क्या लगता है जॉन्जी मार्शल आर्ट्स इतनी ज्यादा आम है? ये कोई सब्जी नहीं है जिसे तुम मार्केट से खरीद सकते हो। हमारी रॉयल फैमिली के खजाने में 3 से 4 ऐसी जॉन्जी मार्शल आर्ट्स पड़ी हुई है, लेकिन उन सबको भी रिकॉर्ड में रखा गया है। अगर उनमें से एक भी कम हुई तो 7 इंपीरियल फैमिलीज को पता चल जाएगा। क्या तुम हमारे खजाने से जॉन्जी मार्शल आर्ट्स लेकर मरना चाहते हो? मोटू बहुत ज्यादा बेचैन हो जाता है और वहीं पर टहलते हुए कहता है अब मैं क्या करूंगा? अब मैं जाके फादर को क्या जवाब दूंगा? मैं उनका काम भी पूरा नहीं कर सका। जूफैन मोटू से कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, जब मैं यहाँ पर हूँ। और साथ ही वो अपने पास से दोनों मार्शल आर्ट्स निकालता है और उनसे कहता है मैंने इन दोनों की मार्शल आर्ट्स को मास्टर जेन से वापस ले लिया था। मास्टर ली जूफैन का शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी जान बचा ली, वरना आज तो ली फैमिली वाले गए थे। मोटू भागता हुआ आकर जूफैन के गले लग जाता है और कहता है बटलर जूफैन तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। मास्टर लॉन्ग जू ने तुम्हारी बहुत ज्यादा तारीफ की थी और तुम वाकई में इस तारीफ के लायक हो। तुमने तो आज मेरी भी जान बचा ली। अगर आज तुम इन मार्शल आर्ट्स को मेरे पास लेकर नहीं आते तो फादर ने जो मुझे मिशन दिया था वो फेल हो जाता। तुमने तो आज मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। जूफैन से कहता है ये सब कुछ मैंने अपनी लू फैमिली के लिए भी किया है, इसलिए ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। वो मोटू उन चारों मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को अपने सामने रख लेता है और कहता है चलो फिर अपने पैरेलल ऑर्डर के मुताबिक इन चारों को मिलाकर एक जॉन्जी मार्शल आर्ट्स बनाते हैं। लेकिन उससे पहले एक और बात है, जब भी हम इस मार्शल आर्ट्स को एक बनाएंगे तो इस मार्शल आर्ट्स को सिर्फ एक फैमिली को दिया जाएगा जो कि तुम्हारी हेड बनेगी। अब तुम तीनों में से हेड फैमिली कौन सी बनेगी और बाकी की 2 फैमिली कौन सी होगी? क्योंकि हेड फैमिली के लीडर को अपना मास्टर मानेगी। इस बात का सुनना था कि मास्टर काई चिल्लाकर कहते हैं योर हाइनेस प्लीज मेरी तरफ फोकस करें। ऐसा क्या आपको पहले से पता है कि लू फैमिली वाले तो पहले से बहुत ज्यादा वीक हैं, उनकी फैमिली में सिर्फ 4 ही लोग हैं। ली फैमिली वालों पर जोमिंग वैली वालों ने अटैक किया था और उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब ली फैमिली वाले भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहे, अब सिर्फ काई फैमिली वाले बचे हैं जो कि फैंगलिन सिटी में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए अब तीनों मार्शल आर्ट्स को कंबाइन करके जॉन्जी मार्शल आर्ट्स को मेरे हाथ में दे दे और ये दोनों फैमिलीज मुझे अपना मास्टर मान लें, क्योंकि अब सिर्फ मेरी फैमिली है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं वादा करता हूँ कि इन दोनों फैमिलीज को अपने बच्चों की तरह ट्रीट करूंगा। साथ ही मैं रॉयल फैमिली की भी हेल्प करूंगा 8वीं बड़ी फैमिली बनकर 7 फैमिलीज में वार को खत्म करने में। और जैसे ही वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर जॉन्जी मार्शल आर्ट्स को उठाने लगते हैं, मास्टर ली उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या लगता है क्या तुम इस काबिल हो? मास्टर ली घूर कर उसे देखते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ है कि तुम मेरा मुकाबला भी कर पाओगे? फिर भी तुम हमारे हेड बनना चाहते हो? मास्टर काई उसे कहते हैं तो इसमें गलत क्या है? अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो मेरी काई फैमिली सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, मेरे पास बहुत सारा पैसा भी है। इसलिए आगे बढ़ती है और कहती है मास्टर काई ऐसी बात नहीं है, अगर आप यहाँ पर स्ट्रेंथ और लोगों की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं इसी महीने में अपने लिए बहुत सारे नए स्टूडेंट्स रिक्रूट करने वाली हूँ, तकरीबन 500 से 600 लोग, यानी कि हमारी ली फैमिली फिर से बड़ी हो जाएगी। वो सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर लोगों की और स्ट्रेंथ की बात की जाए तो तुम्हारी काई फैमिली हमसे बहुत ज्यादा वीक है। मास्टर काई हंसना शुरू कर देते हैं और उनसे कहते हैं तुम सब लोग तो माउंटेन बैंडेट्स हो, यानी लुटेरे हो। एक लुटेरों की फैमिली हमारी नोबल फैमिली के साथ कैसे कंपेयर कर सकती है? मेरी काई फैमिली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तुम्हारे लुटेरों की फैमिली से। वैसे भी कोई भी किसी लुटेरे को अपनी फैमिली का हेड नहीं बनाना चाहेगा। एक नोबल फैमिली का हेड एक लुटेरा हो, ऐसा कैसे हो सकता है? 7 फैमिलीज वाले हमारे नाम पर हंसा करेंगे। इसलिए चिल्लाकर उसे कहती है तुम बार बार हमें लुटेरा कहना बंद करो, तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो। मास्टर काई से कहते हैं तो इस बात में क्या गलत है? क्या तुम लोग माउंटेन के लुटेरे नहीं हो? जूफैन कहता है अभी हमारी 8वीं फैमिली बनी नहीं और इन दोनों फैमिलीज ने आपस में फाइट करना भी शुरू कर दिया है। मिस जिया सोच रही होती है ये दोनों फैमिलीज आपस में फाइट कर रही है हेड बनने के लिए, और हमारी लू फैमिली इतनी छोटी है कि इन्होंने हमारी लू फैमिली से पूछना भी गवारा नहीं किया। उसी वक्त जुनहाई टेबल पर अपना हाथ मारता है। वो सारे उस तरफ देखते हैं और कहते हैं अब इस तरफ नया कौन आ गया? जब वो देखते हैं तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जुनहाई
जुनहाई उनके सामने खड़ा होता है और चिल्लाकर उन सबसे कहता है, तुम सब लोग यहाँ पर बहस क्यों कर रही हो? तुम सब लोगों को पता है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही फैमिली है जो कि हेड बनने के लायक है, और वो मेरी लू फैमिली है जो कि तुम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मास्टर काई का बेटा उसे कहता है, क्या तुम सपने में हो? क्या तुम ऐसा सोच रहे हो कि तुम्हारी फैमिली स्ट्रॉन्ग है? तुम सब लोग यहाँ सबसे ज्यादा वीक हो। तुम्हारे पास सिर्फ 4 लोग हैं। तुम्हारे पास ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशन है जो तुम्हें लगता है कि तुम लोग इस 8वीं फैमिली के मास्टर बन सकते हो? जुनहाई हंसते हुए उनसे कहता है, हमारे पास एक क्वालिफिकेशन है और तुम सब लोग उसे अच्छी तरह से जानते हो। वो सारे लोग जुनहाई की तरफ देखते हैं और कहते हैं, जुनहाई तो बिल्कुल जू फैन की तरह बोल रहा है। जुनहाई कहता है, हमारे पास ना तो पैसा है, ना ही हमारे पास मेडिसिन है। हमारी फैमिली में टोटल 4 लोग हैं, 2 मास्टर्स हैं, 1 गार्ड है और 1 बटलर है। लेकिन यहाँ पर तीनों फैमिलीज में से हमारी फैमिली सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि हमारे पास जू फैन है। वो सारे भी उसकी बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। जू फैन कहता है, ये बच्चा मेरे बारे में बहुत कुछ सोच रहा है। इसने मेरे दम पर इतनी बड़ी बात कह दी है, अब मैं इसे डिसअपॉइंट नहीं कर सकता। मास्टर काई कहते हैं, जू फैन तो सिर्फ एक बटलर है, वो किसी फैमिली का हेड नहीं बन सकता। मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी को किसी ऐसे एक लड़के के हाथ में नहीं दूंगा क्योंकि लू फैमिली का बटलर है। जू फैन जोर से अपना हाथ टेबल के ऊपर मारता है और अपने पास से एक पेपर निकालता है। ये वही एग्रीमेंट वाला पेपर है जो कि क्यानलांग पवेलियन वालों ने जू फैन से साइन करवाया था। वो सारे लोग उस एग्रीमेंट वाले पेपर को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मास्टर क्यू बाई भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, क्यानलांग पवेलियन वाले 7 फैमिलीज में से एक है और उन्होंने एक छोटी सी फैमिली के साथ एक एग्रीमेंट किया है। ऐसा तो पहले कभी भी नहीं हुआ। मास्टर क्यू बाई जू फैन से पूछते हैं, तुम्हें ये एग्रीमेंट कैसे मिला? जू फैन कहता है, मैंने उन लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प की है, उन्हें मेरी स्ट्रेंथ का पता है, इसी वजह से उन्होंने ये मुझे दिया है। जू फैन उन सबसे कहता है, मैं तुम सबसे कुछ कहना चाहता हूँ, अगर ये सीक्रेट प्रोजेक्ट नहीं होता, तुम सब लोग एक फैमिली नहीं बनते, तुम सब लोग मिलकर मेरी हेल्प नहीं करते, तो भी मैं लू फैमिली को 7 फैमिली से बड़ा बनाकर रहूंगा। जब तक इस लू फैमिली के साथ मैं हूँ, यानी कि जू फैन है, तब तक ये फैमिली राइज करेगी और 7 फैमिली से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी। लू फैमिली को मेरे होते हुए तुम दोनों फैमिलीज की मदद की जरूरत नहीं है। अगर तुम दोनों फैमिलीज मेरे साथ मिल जाती हो तो ये मेरे लिए सिर्फ मसले की बात है, हमें तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। थर्ड प्रिंस उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है, जू फैन, ये तो बहुत ही बुरी बात है कि तुम एक छोटी सी फैमिली में फंसे हुए हो। अगर तुम मेरी फैमिली को ज्वाइन कर लेते हो और मेरी हेल्प करते हो तो कैसा रहेगा? मास्टर काई ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? 12 फैमिली वाले जू फैन को अपनी फैमिली को ज्वाइन करने की ऑफर दे रहे हैं। जू फैन मोटू से कहता है, तुम्हारी ऑफर बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन मैं अपनी लू फैमिली को नहीं छोड़ सकता, और वैसे भी तुम्हारे सीक्रेट प्रोजेक्ट के मुताबिक भी तो हमें यही करना है। अगर मैं लू फैमिली के साथ रहता हूँ तो एक ही बात है, मैं अपनी फैमिली को स्ट्रॉन्ग बना दूंगा। वो मोटू से कहता है, अच्छा ठीक है, अब जबकि तुमने मुझे मना कर दिया है तो मैं इस बात को भूल जाता हूँ। और साथ ही वो उन सबसे कहता है, ठीक है, आज के बाद लू फैमिली तीनों फैमिलीज की हेड होगी और तीनों फैमिलीज मिलकर एक फैमिली बनेगी, 8वीं बड़ी फैमिली। और प्लीज तीनों फैमिलीज को एक कर देता है और उनसे कहता है, आज के बाद लू फैमिली वाले तुम्हारे हेड होंगे। मास्टर काई का बेटा चिल्लाकर कहता है, लेकिन थर्ड प्रिंस, ऐसा कैसे हो सकता है? उसी वक्त काई रोंग आगे बढ़ते हैं और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहते हैं, नहीं ऐसा मत करो। मास्टर काई का बेटा जैसे थर्ड प्रिंस की तरफ देखता है तो वो गुस्से के साथ उसकी ओर देख रही होती है और साथ ही उनकी पावर भी रिलीज हो रही होती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। मास्टर काई और उनका बेटा दोनों ही इतने ज्यादा घबरा जाते हैं कि थर्ड प्रिंस से कहते हैं, ठीक है, हमें आपकी बात मंजूर है, आज के बाद हम लोग लू फैमिली को ही अपना मास्टर मानेंगे। फिर थर्ड प्रिंस मास्टर ली की तरफ घूर कर देखते हैं। मास्टर ली उनसे कहते हैं, आपको मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं इस फैमिली को पूरा सपोर्ट करूंगा। वैसे भी लू फैमिली के मेरे पर बहुत सारे सनात है और मैंने अभी तक अपना बदला चुकाना है, क्योंकि लू जीनान के साथ जो कुछ भी हुआ है वो सारा कुछ मेरी गलती की वजह से हुआ था, इसलिए मैंने इन सब के लिए ये सब कुछ करना है। वो मोटू उनसे कहता है, अब जबकि तुम सब लोगों ने इस बात को मान लिया है तो फिर ठीक है, हम सब लोग यहाँ से चलते हैं। वो उन सबसे कहता है, ठीक है, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। जैसे वो सारे लोग वहाँ से जाने लगते हैं, वो मोटू जू फैन से कहता है, जू फैन, तुम यहाँ से नहीं जा सकते, मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। वो मोटू जू फैन को अपने साथ लेकर जंगल की तरफ चला जाता है। जू फैन काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, अब ये क्या करने वाला है? वो मोटू वहाँ पर जाकर रुकता है और उससे कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें एक बहुत ही जरूरी काम से लेकर आया हूँ। अब जैसे मैं कहता हूँ तुम भी मेरे पीछे वैसी वैसी बात को रिपीट करो। वो मोटू अपना हाथ ऊपर की तरफ उठाता है और कहता है, मैं यू विंग कॉन्ग, रॉयल फैमिली का थर्ड प्रिंस, आज ये वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं और जू फैन दोनों भाई हैं और दोनों एक साथ जिएंगे मरेंगे और कभी भी एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे। फिर वो मोटू जू फैन से कहता है, चलो ठीक है, अब जल्दी से तुम भी इस तरह की शपथ लो। जू फैन उसकी बात सुनने के बाद हैरान हो जाता है और कहता है, आखिर जिसका ये सब कुछ करने का मकसद क्या है? लेकिन फिर भी एक प्रिंस है, इसलिए मुझे इसकी बात को फॉलो करना ही पड़ेगा। वो भी वैसे ही करता है, बिल्कुल वैसे ही वो भी शपथ लेता है। शपथ लेने के बाद जू फैन मोटू से पूछता है, अब मुझे बताओगे ये सब कुछ किस बारे में है? मोटू से कहता है, क्या तुम्हें हमारी कल की शर्त याद है जिसमें हम दोनों ने शर्त लगाई थी कि जो भी जीतेगा लॉन्गनुई उसकी होगी? तो असल में बात ये है कि मैं कल की फाइट तो हार गया था, लेकिन मैंने अभी तक भी इस ख्याल को नहीं छोड़ा। मैं लॉन्गनुई से प्यार करता हूँ और मैं उससे अभी भी शादी करना चाहता हूँ, इसलिए अब मैंने तुमसे ये शपथ ले ली है। अब जबकि हम दोनों भाई बन चुके हैं, इसलिए भाई की बीवी बॉबी होती है और बॉबी के साथ शादी करने का ख्याल नहीं रखना चाहिए। इसलिए इस तरह करके अब मैं लॉन्गनुई को भूल जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो तुम्हारी बीवी बनने वाली है। जू फैन उस मोटू से कहता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हें सच्ची बात बताता हूँ, मेरा उस लड़की के साथ ऐसा कोई भी ताल्लुक नहीं है, मैं तो उस लड़की को ठीक से जानता भी नहीं। वो तो ऐसी उस लड़की ने तुमसे अपनी जान छुड़वाने के लिए और मुझसे बदला लेने के लिए मेरा नाम ले दिया। मोटू जू फैन की बात सुनते फिर से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, क्या ये बात वाकई में सच है? क्या तुम वाकई में उसे पसंद नहीं करती? तो इसका मतलब मैं उससे शादी कर सकता हूँ? जू फैन से कहता है, हाँ बिल्कुल, मेरा उससे कोई भी ताल्लुक नहीं, तुम चाहे तो उसे रख सकते हो। मोटू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, तुम तो वाकई में मेरे भाई बन चुके हो,
मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हूँ। जूफैन उसे कहता है मोटू जरा मुझे एक बात तो बताओ, क्या वाकई में तुम्हारा ये जो प्रोजेक्ट है 3 फैमिलीज को एक मिलाने का, इसका मकसद सिर्फ एक 8वीं फैमिली बनाना है जो कि बाकी की 7 फैमिलीज को बैलेंस कर सके? मुझे नहीं लगता कि इन तीनों फैमिलीज को मिलाकर एक फैमिली बनाने के प्लान को 1000 साल तक तैयार किया गया और उसके बाद इसका मकसद सिर्फ एक छोटा सा है 7 फैमिलीज को बैलेंस करना। मुझे तो ये बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। वो मोटू हंसते हुए उससे कहता है मुझे नहीं पता, मुझे तो मेरे फादर ने बस इतना सा कहा था कि वहाँ पर जाकर तीनों फैमिलीज को ये सारी बात बता दो, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। जूफैन कहता है हो सकता है कि वाकई में इसको इस बारे में कुछ भी ना पता हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस लड़के की एक्टिंग बहुत ज्यादा कमाल की है जिससे मुझे पता भी नहीं चल रहा कि ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। जूफैन मोटू से कहता है जबकि ये सीक्रेट प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा पुराना है, तकरीबन 1000 साल पुराना, और इसके बारे में किसी को भी नहीं पता था, फिर योमिंग वैली वालों को इसके बारे में कैसे पता चला? योमिंग वैली वालों ने पहले तो यहाँ पर आके अटैक किया, तीनों फैमिलीज से इनकी मार्शल आर्ट्स को चुराने की कोशिश की, और उसके बाद उन लोगों ने इंपीरियल पैलेस में जाकर एम्परर के सामने अपनी सारी बात रख दी ताकि एम्परर को इस बात का शक ना हो कि उनका प्लान क्या है। मोटू से कहता है हमारे पैलेस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी आंखें और कान है जो कि सीक्रेट्स को जानते हैं, हो सकता है कि किसी ने सीक्रेट को लीक कर दिया हो। जूफैन कहता है पहले तो किसी को भी इस बारे में नहीं पता चला, 1000 साल तक इसको सीक्रेट रखा गया और आज अचानक इसके बारे में सबको कैसे पता चल गया? हो सकता है कि किसी ने जानबूझकर इस इन्फॉर्मेशन को लीक किया हो। मोटू भी उसकी ये वाली बात सुनकर हैरान हो जाता है। जूफैन कहता है चलो छोड़ो इस बात को, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम लोगों का प्लान जो भी हो, मेरी लू फैमिली आगे बढ़ रही है, मेरी लू फैमिली बड़ी हो रही है, मेरे लिए तो इतना ही काफी है। साथ ही जूफैन उसे बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है, जबकि थर्ड प्रिंसेस की तरफ देखते हुए कहता है ये लड़का बहुत ज्यादा स्मार्ट है और इस बात से मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। उसी वक्त मोटू के पीछे वहाँ पर मास्टर क्यूबाई आ जाते हैं और कहते हैं मैं जितनी बार इस लड़के को देखता हूँ मुझे उतनी बार किसी की याद आती है जो कि इसी की तरह बहुत ज्यादा समझदार है। वो मोटू अपने टीचर से पूछता है आप किसकी बात कर रहे हैं? उसके टीचर उसे कहते हैं मैं जूजी चैंगफैंग की बात कर रहा हूँ, हमारे मिनिस्टर की। मोटू भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या वाकई में जूफैन जूजी चैंगफैंग यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के जैसा है? प्राइम मिनिस्टर को इस पूरे इंपीरियल पैलेस का सबसे वाइज मैन समझा जाता है। मास्टर क्यूबाई से कहते हैं थर्ड प्रिंस तुमने आज जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला किया है क्योंकि आज के बाद तुम जूफैन के भाई हो। मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुझे लगता है कि जूफैन एक ना एक दिन हमारे इंपीरियल पैलेस के 4 पिलर्स में से एक पिलर बन जाएगा। मुझे तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा अगर तुम इसके साथ दोस्ती बनाकर रखो, ये तुम्हारी हेल्प करेगा पूरी दुनिया को कंट्रोल करने में। कि तुम एम्परर के तीसरे बेटे हो, तुम्हारे लिए एम्परर बनना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर जूफैन तुम्हारे साथ है तो तुम बहुत ही आसानी से एम्परर बन जाओगे। नेक्स्ट सीन कैपिटल पैलेस के स्लम एरिया का दिखाया जाता है जहाँ पर कोई भी नहीं आता जाता। वहाँ पर जूजी चैंगफैंग बैठा होता है, जबकि वहीं पर योमिंग वैली के मास्टर भी जाते हैं। जूजी के साथ उसके 2 गार्ड्स होते हैं। योमिंग वैली के मास्टर वहाँ पर जाते हैं, वो उनसे पूछते हैं सब कुछ कैसा रहा, प्लान कैसा चल रहा है? योमिंग वैली के मास्टर कहते हैं सब कुछ खराब हो चुका है, कुछ भी नहीं हो सका। 10 साल हमने जिस प्लान को तैयार किया वो हमारा प्लान फेल हो चुका है, और साथ ही एम्परर ने हमें फैंगलिन सिटी में जाने से मना कर दिया है, और साथ ही बाकी की 6 फैमिलीज पर भी बहुत सारी लिमिटेशंस लगा दी हैं। अब कोई भी फैमिली वाला फैंगलिन सिटी में नहीं जा सकता। लगता है कि एम्परर को हमारे सीक्रेट प्लान के बारे में पता चल चुका है। जूजी चैंगफैंग उसे कहता है तो इसका मतलब एम्परर पिरल ऑर्डर प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने वाला है। योमिंग वैली के मास्टर कहते हैं मुझे लगता नहीं, मुझे लगता है कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर भी दिया है। रॉयल फैमिली वाले 8वीं फैमिली को तैयार कर रहे हैं, पता नहीं 8वीं फैमिली वाले राइज होने तक बच भी पाएंगे या नहीं। जूजी उसे कहता है योमिंग वैली के मास्टर आपको अपने सब्र खोने की जरूरत नहीं है, तब तक मैं आपके साथ हूँ। ये तो सीधी सी और साफ सी बात है, तुम इस फाइट को हार चुके हो। मैंने तुम लोगों को एक मौका दिया था लेकिन तुम लोग उस मौके पर पूरा नहीं उतरे। योमिंग वैली वाले 7 बड़ी फैमिलीज में से एक फैमिली है, लेकिन तुम लोग इतनी बड़ी फैमिली होने के बावजूद भी 3 छोटी सी फैमिलीज को नहीं हरा सके और उनसे उनकी मार्शल आर्ट्स नहीं ले सके। अब तुम सब लोग बस इस बात का इंतजार करो, जब 8वीं फैमिली बन जाएगी तो वो तुम्हारी योमिंग वैली वालों को रिप्लेस करेगी, यानी कि तुम्हारी योमिंग वैली खत्म हो जाएगी और वो तुम्हारी जगह ले लेंगे। योमिंग वैली के मास्टर्स की बात सुनते ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और साथ ही अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं, जिससे उस छोटे से कमरे की दीवार में भी दरारें पड़ना शुरू हो जाती है। मास्टर चिल्लाकर कहते हैं ये सब कुछ तुम्हारा प्लान था, तुम्ही ने शुरू से मुझे इस बारे में बताया था कि ये पर्ल ऑर्डर क्या है। शुरू से तुम्हारी यही बात रही है, तुमने कहा था कि जब इंपीरियल फैमिली वाले 8वीं फैमिली को बना देंगे वो 8वीं फैमिली हमारी योमिंग फैमिली वालों की जगह ले लेगी। पिछले 10 साल से तुम्हारा यही प्लान चलता आ रहा है और हमने तुम्हारा पूरा साथ दिया है, और आज तुम यहाँ पर आकर ऐसा कैसे कह सकती हो कि 8वीं फैमिली हमारी जगह ले लेगी? क्या तुम हमारी हेल्प नहीं करने वाले? मास्टर गुस्से के साथ उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, जबकि उसी वक्त जूजी के गार्ड्स आगे बढ़ते हैं और उसे वहीं पर रोक लेते हैं। योमिंग वैली के मास्टर उसके दोनों गार्ड्स को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उन्होंने कहते हैं ये तो ओल्ड मैन जीन एंड जैंग है। जूजी चैंगफैंग भी उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है मास्टर आपकी आंखें तो बहुत ज्यादा तेज है, आपने तो इनको बहुत ही जल्दी पहचान लिया। मास्टर जीन और मास्टर जैंग को पिछले 100 साल से किसी ने नहीं देखा, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे मेरी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आए हैं। योमिंग वैली के मास्टर से कहते हैं जूजी चैंगफैंग तुम तो वाकई में प्राइम मिनिस्टर होने के लायक हो, तुम बहुत ज्यादा समझदार हो, जहाँ तक कि तुमने जीन एंड जैंग को भी अपने साथ मिला लिया है। ये दोनों मास्टर्स तो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इनके सामने मास्टर क्यूबाई भी कुछ नहीं कर सकेगा। जूजी योमिंग वैली के मास्टर से कहता है तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मैं अपने आप को इस पूरे एम्पायर का सबसे ज्यादा समझदार इंसान नहीं मानता। योमिंग वैली के मास्टर से कहते हैं लेकिन ऐसा क्यों? मुझे पता है कि तुम इस पूरे कंट्री के सबसे वाइज इंसान हो, फिर ऐसा तुम क्यों नहीं मानते? जूजी उनसे कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं इस एम्पायर का सबसे वाइज इंसान नहीं हूँ, बल्कि मुझसे भी ज्यादा समझदार इंसान इस पूरे एम्पायर में मौजूद है। योमिंग वैली के मास्टर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं अगर तुम सबसे समझदार इंसान नहीं हो तो फिर इस पूरे एम्पायर में तुम्हारे अलावा और कौन सा इंसान है? वो ऊपर की तरफ इशारा करते हुए कहता है मेरे ऊपर जो है, यानी कि एम्परर। योमिंग वैली के मास्टर भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो
जाते हैं और कहते हैं लेकिन एम्परर तो बहुत ज्यादा बेवकूफ है, वो तुमसे ज्यादा समझदार कैसे हो सकता है। जूजी उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि हमारा एम्परर बहुत ज्यादा बेवकूफ है? मुझे इस टीनियो एम्पायर के प्राइम मिनिस्टर बने हुए पूरे 40 साल हो गए हैं, लेकिन मैं आज तक नहीं समझ सका कि हमारे एम्परर के दिमाग में क्या चल रहा है। वो इतना ज्यादा समझदार इंसान है कि कभी भी ये नहीं दिखाता कि वो क्या सोच रहा है। साथ ही वो जोमिंग वैली के मास्टर से कहते हैं आप अभी वापस चले जाएं, हमें भी आपकी जरूरत है, इसलिए कुछ भी ऐसा बेवकूफाना मत करना जिससे तुम्हारी वैली मुश्किल में पड़ जाए। और एक बात हमेशा याद रखना, एम्परर के साथ उलझने की कोशिश मत करना, क्योंकि एम्परर बहुत ज्यादा समझदार है। ये बात मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ, इसलिए उससे बचकर रहना। अगर उसे पता चल गया तो तुम्हारी जान जाने में जरा भी देर नहीं लगेगी। फिर जोमिंग वैली के मास्टर वहाँ से चले जाते हैं, जबकि जूजी ऊपर की तरफ चेहरा करते हुए कहता है हमारे एम्परर का पता नहीं क्या प्लान है, मुझे समझ क्यों नहीं आ रही, और उनके इस प्रोजेक्ट का मकसद क्या है, मुझे इसका सही से मकसद समझ नहीं आ रही कि 8वीं फैमिली बनाने का मकसद क्या है। नेक्स्ट सीन ब्लैकविंड माउंटेन का होता है। फोगी फॉरेस्ट के अंदर एक गड़ा होता है जहाँ पर बहुत सारा ब्लड होता है। यहाँ पर जू फैन आता है। जू फैन उस गड़े के अंदर अपने सिल्क वर्म को रखा होता है। जू फैन के पास एक छोटी सी बॉटल होती है। जू फैन अपनी बॉटल में उस सिल्क वर्म को निकाल लेता है और कहता है अब ये तैयार हो चुका है एक वेपन बनने के लिए। जू फैन कहता है अब जबकि ये बड़ा हो चुका है अब मैं इसे एक नया नाम देता हूँ, आज के बाद मैं इसे ब्लड सिल्क वर्म कहा करूंगा। और साथ ही जू फैन कहता है वक्त हो चुका है फैंगलिन सिटी को छोड़कर जाने का। फिर जू फैन वहाँ से सीधा वापस आ जाता है। मिस जिया उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जू फैन उसे कहता है मेरे साथ अंदर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मिस जिया भी उसके साथ अंदर चली जाती है। अंदर जाते ही जू फैन दरवाजा बंद कर देता है। मिस जिया शर्माना शुरू कर देती है और सोच रही होती है कहीं ये मेरे साथ कुछ करने तो नहीं वाला, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो सिर्फ एक बटलर है, ये मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है। मिस जिया चिल्लाते हुए उसे कहती है जू फैन तुमने दरवाजे और खिड़कियां क्यों बंद कर दी, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? जू फैन डायरेक्टली कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मिस जिया बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। मिस जिया चिल्लाते हुए कहती है लेकिन तुम हमें छोड़कर क्यों जा रही हो, हमारी लू फैमिली बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रही है और एक ना एक दिन हमारी लू फैमिली फैंगलिन सिटी में नंबर 1 फैमिली बन जाएगी। फिर आखिर तुमने ऐसा फैसला क्यों किया है, तुम हमें छोड़कर क्यों जा रही हो? जू फैन कहता है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लू फैमिली वाले हमेशा सेफ रहे, इसलिए मुझे जाना होगा। जू फैन कहता है फैंगलिन सिटी में क्योंकि हम तीनों फैमिलीज मिल चुकी हैं, इसलिए कोई भी ऐसी बड़ी फैमिली नहीं है जो कि तुम्हें नुकसान पहुंचा सके, और टियाना पवेलियन वाले भी तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं। लेकिन जब बाकी की 6 फैमिलीज को पता चलेगा कि तुम लोग 8वीं बड़ी फैमिली बनने वाले हो तो वो तुम पर अटैक करने के लिए आएंगे, इसलिए हमें स्ट्रॉन्ग बनना होगा। और अभी तक कियाना पवेलियन वालों को इस बारे में नहीं पता कि हमें थर्ड प्रिंस ने 3 बड़ी फैमिलीज को मिलाकर एक 8वीं बड़ी फैमिली बनाने का कहा है। अगर कियाना पवेलियन को भी पता चल गया कि हमारी फैमिली उनकी फैमिली के इक्वल आ चुकी है तो वो भी इस बात को नहीं मानेंगे और वो भी हमारे दुश्मन बन जाएंगे। मिस जिया रोना शुरू कर देती है और कहती है तो फिर ऐसे वक्त में हमें तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है, फिर तुम हमें छोड़कर क्यों जाना चाहते हो? जू फैन मिस जिया से कहता है उस मोटू ने कहा था कि एक फैमिली को बनाने के लिए ना तो स्पिरिचुअल स्टोन्स और ना ही मेडिसिन की जरूरत होती है, बल्कि एक फैमिली को बनाने के लिए पावर्स की जरूरत होती है, और मेरे पास अभी इतनी पावर नहीं है। मैं लू फैमिली के फ्यूचर के लिए बाहर जा रहा हूँ, मैं घूमूंगा पूरी दुनिया को और जितने भी लोग मुझे मिलेंगे मैं उन्हें लेकर आऊंगा यहाँ पर और अपनी फैमिली का हिस्सा बना लूंगा ताकि वो लोग हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके। मैं अपनी फैमिली को बहुत बड़ा बना दूंगा। जू फैन अपने पास से कुछ मैजिकल फॉर्मेशंस निकालता है और कहता है ये सारी फॉर्मेशंस मैंने इस अपने घर के इर्द गिर्द बिछा दी हुई है, तुम ही सिर्फ इनको प्रैक्टिस कर सकती हो, किसी को भी इस बारे में पता न चलने पाए। ये चारों लेवल 5 की फॉर्मेशंस हैं। इन्हें जाने के बाद अगर तुम लोगों पर कोई अटैक करने के लिए आता है तो तुम जल्दी से इन सबको एक्टिवेट कर देना, ये तुम्हें सेफ रखेंगी, इससे तुम लोग कुछ अर्से तक बचे रहोगे। मिस जिया उसे कहती है लेकिन तुम कितने अर्से के लिए जाना चाहती हो? जू फैन कहता है मुझे अभी तक नहीं पता कि मैं कितने वक्त के लिए जाऊंगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि काफी सारा टाइम लगने वाला है, लेकिन जितना जल्दी हो सका मैं जरूर वापस आऊंगा। फिर जू फैन मिस जिया से कहता है आप यहाँ से जा सकती हैं और जाकर यूनहाई और टोंगलिन को भेज दें, मुझे उनसे भी बात करनी है। जबकि जू फैन उससे सोच रहा होता है इस बार मैं पूरी दुनिया को घूमने वाला हूँ, ना सिर्फ लू फैमिली के लिए नए लोग ढूंढने के लिए, क्योंकि उन 3 सीक्रेट प्लेसेस को भी जहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता, जो कि अपनी जगह बदलती रहती है, जहाँ से मुझे एम्परर का खजाना मिलने वाला है, मैं उनको भी ढूंढूंगा और वहाँ से जाकर एम्परर का खजाना ले लूंगा ताकि मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकूं। मिस जिया जू फैन की सारी बात सुनने के बाद वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जैसे वो थोड़ा सा आगे बढ़ती है वो फिर से पीछे की तरफ मुड़ती है और जल्दी से भागती हुई आती है और जू फैन को किस कर देती है और ब्लश करते हुए जू फैन से कहती है तुम्हें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वापस आना है, अब मैं जाकर उन दोनों को तुम्हारे पास भेजती हूँ। नेक्स्ट सीन में यूनहाई उसके पास आता है और वो भी उसके जाने की बात सुनकर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और कहता है लेकिन ऐसा क्यों ब्रदर जू फैन, तुम हमें छोड़कर क्यों जा रहे हो? जू फैन उसके सर पे हाथ रखता है और कहता है तुम लू फैमिली के बचे हुए आखिरी मर्द हो, इसलिए तुम्हें अपनी बहन का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। मुझे पता है कि तुम अभी बहुत ज्यादा छोटे हो, लेकिन तुम्हारे कंधों पर जिम्मेदारी पड़ चुकी है, तुम्हें लू फैमिली का लीडर बनना है, फ्यूचर में भी तो बनना है, तो अभी क्यों नहीं? मैं चाहता हूँ कि तुम भी आज के बाद अपनी बहन के साथ जितने भी जरूरी फैसले होते हैं उन सब में उसकी मदद किया करो। यूनहाई भी उसकी बात सुनने के बाद रोना शुरू कर देता है। नेक्स्ट टोंगलिन की बारी आती है। टोंगलिन भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। जू फैन से कहता है क्या तुम्हें याद है लॉन्गनोई ने उस दिन तुमसे क्या कहा था कि जितनी तुम्हारी लिमिट है तुम कभी भी की गैदरिंग राम से आगे नहीं जा सकते, तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा लो है, तुम एक इंपीरियल गार्ड नहीं बन सकते। और साथ ही जू फैन अपने पास एक मार्शल आर्ट्स की टेक्निक निकालता है और कहता है लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ है जिसकी मदद से तुम अपनी लिमिट्स को ब्रीच कर सकते हो, तुम अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज कर सकते हो, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। लेकिन इस टेक्निक को मास्टर करना बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसमें तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है, मौत से भी ज्यादा बदतर दर्द। क्या तुम लू फैमिली
के लिए इतना ज्यादा दर्द बर्दाश्त करना चाहती हो कि जिससे तुम स्ट्रॉन्ग बन जाओ। ज़ूफेन उसे कहता है ये एक ज़ांजी डिमोनिक स्किल है, इसलिए ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये बाकी की आम जितनी भी मार्शल आर्ट्स होती है उनसे बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है, क्योंकि ये डीमन कल्टिवेटर का स्किल है। इसकी सिर्फ एक ही कंडीशन है कि इससे तुम्हारी बॉडी में इतना ज्यादा दर्द होता है कि ऐसे लगता है कि बंदा हेल में है, और उसकी यही कोशिश होती है कि इससे अच्छा वो मर जाता। और दूसरी बात, एक बार अगर तुमने इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया तो तुम इसको छोड़ नहीं सकते, तुम्हें इसे कंप्लीट करना ही होगा। टोंगलिन उसके हाथ से वो मार्शल आर्ट्स का स्किल ले लेता है और कहता है हाँ मैं ऐसा करूंगा। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कितना ज्यादा दर्द होने वाला है, अगर मैं स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ तो मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा, क्योंकि मैंने वादा किया था कि मैं लू फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा। ज़ूफेन से कहता है मुझे तुम्हारा पैशन देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा, लेकिन मैं तुम्हें फिर से एक बार वार्निंग देता हूँ, इससे तुम्हें जो स्ट्रेंथ मिलेगी वो बहुत ज्यादा होने वाली है, लेकिन इससे जो तुम्हें दर्द मिलेगा वो स्ट्रेंथ से भी ज्यादा है जो तुम्हें मिलने वाली है। इसलिए बहुत सारे ऐसे डीमन कल्टिवेटर्स हैं जो कि स्किल को हाथ भी नहीं लगाते, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा दर्द होता है। और इसके अलावा ये भी मुमकिन है कि इस स्किल को मास्टर करते हुए तुम्हारी जान भी जा सकती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस बारे में एक बार फिर से सोच लो। टोंगलिन ज़ूफेन से कहता है मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज सबसे ज्यादा दर्दनाक देखी है, मैं लू फैमिली का हेड गार्ड था, लेकिन मैं लू फैमिली यानी मिस जिया के डैड को नहीं बचा पाया। मैंने अपनी आंखों के सामने इनको मरता हुआ देखा है, ये मेरे लिए सबसे ज्यादा दर्दनाक पल था। मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊं कि मिस जिया और जुनहाई दोनों को प्रोटेक्ट कर सकूं। साथ ही टोंगलिन ज़ूफेन का शुक्रिया अदा करता है। ज़ूफेन कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि जब मैं वापस आऊंगा अब मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टोंगलिन नजर आएगा, ना ही किसी मरे हुए टोंगलिन की डेड बॉडी। टोंगलिन उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है अब मैं इतना भी ज्यादा वीक नहीं हूँ, जब तुम वापस आओगे तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। ज़ूफेन कहता है अच्छा ठीक है चलो फिर देखते हैं। टोंगलिन से कहता है लू फैमिली तुम्हारा इंतजार करेगी, इसलिए जल्दी से जल्दी वापस आना। फिर वो दोनों पंचेस टकराते हैं। टोंगलिन के जाने के बाद वहाँ पर मिस ली की बारी आती है। मिस ली अंदर आती है। ज़ूफेन से कहता है मैंने तुम्हें एक छोटा सा काम दिया था, क्या तुमने उस काम को पूरा कर दिया? मिस ली से कहती है हाँ मैंने पूरा कर दिया। मैंने इस पूरे इलाके से 600 बच्चों को ढूंढा है जो कि अनाथ हैं, और उन सभी बच्चों की उम्रें 10 साल से कम है। वो सारे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, कब तुम आकर उन सबको ट्रेन करोगे? ज़ूफेन से कहता है लेकिन तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला कि मैं उन सारे बच्चों को ट्रेन करना चाहता हूँ? मिस ली से कहती है तुम्हारी शक्ल देखकर ही लगता है कि तुम किसी गरीब बच्चे की मदद करने वाले नहीं लगते। मुझे तो लगता है कि तुम उन सबको ट्रेन करके अपनी लू फैमिली का गार्ड बनाना चाहते हो, कि तुम्हारे पास लू फैमिली की आर्मी बन जाए। तो मुझे बताओ मैं उन बच्चों को यहाँ पर कब लेकर आऊँ? ज़ूफेन उसकी बात सुनने के बाद सोचना शुरू कर देता है कि जब मैं एक डीमन एम्परर हुआ करता था तब मैंने एक अनाथ बच्चे को गोद लिया और उसे अपना स्टूडेंट बनाया और उसे सब कुछ दिया, उसे बड़ा किया, उसे प्रैक्टिस करवाई और उसे एक महान मास्टर बना दिया। इन आखिर पर क्या हुआ? उसने मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया। ज़ूफेन जल्दी से अपने पास से एक मार्शल आर्ट स्किल निकालता है और कहता है ये एक सीक्रेट स्किल है, शैडो स्किल। ये स्किल तुम्हें दे रहा हूँ, तुम्हें इस स्किल को मास्टर करना है और इसे मास्टर करने के बाद अपने कुछ लोगों को अपने साथ लो और उन्हें भी ये स्किल सिखा देना। इस तरह तुम एक शैडो टीम बनाओगी और उस शैडो टीम को ये टास्क देना कि वो लू फैमिली को बैकग्राउंड में रहकर प्रोटेक्ट करे। वो जो 600 बच्चे हैं उन सबको तुमने ट्रेन करना है। मैं तुम्हें एक दो स्किल सिखा दूंगा, तुम उन स्किल की मदद से उन सारे बच्चों को ट्रेन करना। उन बच्चों में से जितने भी एवरेज बच्चे होंगे उन सबको डेली रूटीन के गार्ड्स बना दो, और जो लोग तुम्हारे टेस्ट को पास करते हैं उन सबको अपनी टीम में शामिल कर लो, और जो सबसे ज्यादा बेस्ट होंगे उन सारे बच्चों को टोंगलिन को दे देना ताकि वो उन्हें एक सीक्रेट ट्रेनिंग दे सके। टोंगलिन को कहना कि मैंने कहा है कि वो सारी ट्रेनिंग इनको भी करवा दो जो मैंने ट्रेनिंग करने का कहा है। टोंगलिन मेरी इस बात को समझ जाएगा। मिस ली से कहती है लेकिन तुम ये सब कुछ खुद क्यों नहीं करना चाहते, तुम उन बच्चों को ट्रेन क्यों नहीं करोगे? ज़ूफेन कहता है क्योंकि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मिस ली भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे चिल्लाते हुए कहती है लेकिन तुम यहाँ से जाना क्यों चाहती हो? ज़ूफेन आगे से उसे कोई भी जवाब नहीं देता। वो कहती है अच्छा ठीक है मैं समझ गई, और वो आगे बढ़ती है और उसके गाल पे किस करती है और ज़ूफेन से कहती है मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार करूंगी, बहुत जल्दी वापस आना। और फिर मिस ली भी वहाँ से चली जाती है। जबकि ज़ूफेन सोच रहा होता है आखिर मेरे गालों और मेरे होंठों पर ऐसा क्या लगा हुआ है, तो ये दोनों लड़कियां मेरे साथ इतना ज्यादा चिपक रही हैं। और यहीं से ज़ूफेन की एक नई जर्नी स्टार्ट होती है। ज़ूफेन इन सबको पीछे छोड़कर अब आगे बढ़ने वाला है। तो यहाँ पर एक नई स्टोरी की शुरुआत हो रही है। ज़ूफेन कहता है स्पिरिट बीस्ट एक कल्टीवेटर का सबसे बड़ा हथियार होते हैं। एक कल्टीवेटर अपने स्पिरिट बीस्ट को बहुत ज्यादा ट्रेन कर सकता है जिससे वो फाइट में उसकी हेल्प कर सकते हैं। हम कल्टीवेटर्स इन सारे स्पिरिट बीस्ट को अपने लिए ट्रेन करते हैं ताकि इन्हें अपना पेट बना सके और इन्हें यूज कर सके, जबकि डीमन कल्टीवेटर्स इन सबको अपने लिए टेम करते हैं ताकि वो इन सबको सिखाकर अपनी फाइट में यूज कर सके और इन्हें एक बेटर वेपन बना सके। और अगर तुम्हें एक स्पिरिट बीस्ट चाहिए तो वो तुम्हें माउंट बीस्ट पर मिलेगा, और माउंट बीस्ट पर जाने के लिए तुम्हें योमिंग वैली से होकर गुजरना पड़ता है। ज़ूफेन योमिंग वैली के दरवाजे के बाहर पहुंच जाता है एक बड़ा सा चोगा पहनकर। दरवाजे के सामने दो गार्ड्स खड़े होते हैं। वो वहीं पर उसका रास्ता रोक लेते हैं और कहते हैं जल्दी से अपना एंट्री परमिट दिखाओ, तुम ऐसे योमिंग वैली में नहीं जा सकते। ज़ूफेन अपनी जेब में हाथ डालता है और अपने पास से गोल्डन टोकन निकालता है और जिसे देखकर वो गार्ड से कहते हैं ठीक है तुम अंदर जा सकते हो। फिर ज़ूफेन योमिंग वैली के अंदर आ जाता है और अंदर आते ही कहता है अब सब लोग सोच रहे होंगे कि मुझे ये एंट्री परमिट कहाँ से मिला। सोचने की जरूरत नहीं है, हमारे योमिंग वैली के दो लोग थे जिनके पास ये एंट्री परमिट था। मैंने उन दोनों को मार डाला है और उनसे ये एंट्री परमिट ले लिया है, इसी तरह मैं यहाँ पर अंदर आ गया। ज़ूफेन कहता है यहाँ पर योमिंग वैली के लोग बहुत ज्यादा डिफरेंट है, यहाँ पर किसी को भी कोई डर नहीं है, सभी लोग किस तरह घूम फिर रहे हैं, वहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और यहीं पर एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है। ज़ूफेन अभी वहीं पर खड़ा होता है कि एक छोटी सी बच्ची भागती हुई आती है और उसके साथ आकर टकराती है और जल्दी से उसके चोगे के अंदर घुस जाती है। ज़ूफेन को चुप रहने का इशारा करते हुए कहती है प्लीज चुप रहना, किसी को कुछ मत कहना। जबकि कुछ लोग उसके पीछे लगे होते हैं और उसी छोटी लड़की को ढूंढ रहे होते हैं। वो गार्ड ज़ूफेन के पास से गुजर जाते हैं और वो कहते हैं चलो जल्दी से उसे ढूंढो, हमें उस लड़की को ढूंढना ही होगा। वो बाहर की तरफ चले जाते हैं जबकि ज़ूफेन वहीं पर खड़ा होता है। उनके जाने के बाद वो लड़की ज़ूफेन के चोगे से बाहर निकलती है और कहती है मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी, मुझे नहीं लगा था कि मैं उन गार्ड से कभी बच पाऊंगी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि ज़ूफेन उसकी बात सुने बिना ही आगे की तरफ बढ़ जाता है। वो लड़की फिर से ज़ूफेन के पीछे भागती है और कहती है ब्रदर रुको, तुम कहाँ पर जा रही हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर
तुम यहाँ पर नहीं होते तो इन लोगों ने मुझे पकड़ लेना था। जूफैन फिर से आगे बढ़ जाता है और उसकी पूरी बात नहीं सुनता। वो लड़की से कहती है, ब्रदर मेरी बात तो सुनो, तुम कहाँ पर जा रही हो? क्या तुम इस सिटी से बाहर जा रही हो? अगर तुम बाहर जा रहे हो तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। जूफैन कहता है, अगर तुम्हें सिटी से बाहर जाना है तो खुद ही चली जाओ, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाला। तुम्हें सिटी से बाहर जाने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। तुम शहर से बाहर जा रही हो, क्या तुम शहर से बाहर जाने में मेरी हेल्प कर सकती हो? जूफैन कहता है, तुम्हें यहाँ से बाहर जाने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं, तुम खुद ही जा सकती हो, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। जूफैन उस लड़की को इतना कहकर आगे चल पड़ता है। वो लड़की रोना शुरू कर देती है और साथ उसका बाजू खींचते हुए कहती है, ब्रदर प्लीज मेरी हेल्प कर दो। ये सारे गार्ड जो कि मेरे पीछे लगे हुए थे, मैंने उनकी कुछ चीजें चुरा ली है, इसलिए वो सारे मेरे पीछे लगे हुए हैं। अगर उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया तो वो लोग मुझे बहुत ही बुरी सजा देंगे। जूफैन उसके रोते हुए चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुराना शुरू कर देता है और कहता है, तुम्हारी एज 15 साल है और 15 साल की उम्र में तुम की कैटविंग राम के 4th स्टेज पर पहुंच चुकी हो। गरीब लोग कभी भी इस लेवल तक नहीं पहुंच सकते। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इस बात को मान लूंगा कि तुमने उनसे कुछ चीजें चुराई है और तुम सड़क पर भीख मांगती हो? चलो अगर मैं इस बात के लिए मान भी चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, लेकिन मुझे इससे क्या फायदा होने वाला है? सिर्फ मैं यहाँ पर मौजूद जितने भी ताकतवर लोग हैं उन सबको अपना दुश्मन बना लूंगा, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। वो लड़की जूफैन के पास उनका पहुंचता हैरान हो जाती है। जूफैन फिर से आगे बढ़ जाता है, कहता है, मेरे पास ऐसी कोई भी वजह नहीं है जिसके लिए मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। वो लड़की फिर से उसे पीछे से चलाकर कहती है, क्या तुम माउंटेन ऑफ बीच की तरफ जा रही हो? जूफैन उसे कहता है, हाँ यहाँ पर सिर्फ दो ही तरह के लोग आते हैं, या तो जोमिंग वैली वालों के हाथों से मरने के लिए आते हैं या फिर वो माउंट बीच की तरफ जाते हैं जहाँ से उन्हें अपने लिए एक स्पिरिट बीच मिल सकता है। वो लड़की जूफैन से कहती है, अगर तुम माउंटेन ऑफ बीच पर जाना चाहती हो तो मुझे लगता है कि तुम्हें 3 महीने तक इंतजार करना चाहिए क्योंकि तुम वहाँ पर नहीं जा पाओगे। जूफैन उसकी बात सुनने के बाद वहीं पर रुक जाता है और कहता है, लेकिन ऐसा क्यों? मुझे इसकी वजह बताओ। वो लड़की भागती हुई उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। क्या तुम्हें पता है गोल्डन क्विक सैंड के बारे में? अगले 1-2 महीने में माउंटेन ऑफ बीच पर गोल्डन क्विक सैंड निकलने वाली है, इसलिए जोमिंग वैली वाले इस रस्ते को ब्लॉक कर देते हैं और किसी को भी माउंटेन ऑफ बीच पर नहीं जाने देते ताकि वो सारी की सारी गोल्डन क्विक सैंड को अपने लिए हासिल कर सके। इसलिए अगले 3 महीने तक वो रास्ता बंद रहने वाला है, तुम वहाँ पर नहीं जा पाओगे। जूफैन गोल्डन क्विक सैंड के बारे में सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और यहीं पर जूफैन हमें गोल्डन क्विक सैंड के बारे में बताता है कि गोल्डन क्विक सैंड को हम मिट्टी का ब्लड भी कह सकते हैं। इसके अलावा गोल्डन क्विक सैंड को 5th लेवल के स्पिरिट वेपन बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। जूफैन कहता है, मुझे इससे कोई वेपन नहीं बनाना, लेकिन ये मेरे ब्लडी बेबी के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये ब्लड की तरह होता है और मेरे ब्लडी बेबी को अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए ब्लड की जरूरत है और ये वाला ब्लड इसके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। वो लड़की जूफैन से कहती है, चलो फिर हम दोनों एक डील करते हैं, मैं तुम्हें माउंटेन ऑफ बीच पर लेकर जाऊंगी, अभी लेकर जाती हूँ, लेकिन तुम्हें इसके बदले में मुझे शहर से बाहर लेकर जाना होगा। जैसे वहाँ पर गोल्डन क्विक सैंड निकलेगी हम लोग वहाँ से थोड़ी सी क्विक सैंड चोरी कर लेंगे, इससे तुम्हारा और भी ज्यादा फायदा हो जाएगा। जूफैन अपने आप में सोच रहा होता है, गोल्डन क्विक सैंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जोमिंग वैली वाले इसे जरा सी भी चोरी नहीं होने दे सकते, लेकिन मुझे लगता है कि इस लड़की को वाकई में कोई सीक्रेट रास्ता पता है, चलो फिर ट्राई करके देख लेते हैं। वैसे भी अगर इस लड़की ने मुझसे झूठ बोला तो मैं इसको मार डालूंगा। जूफैन उसे कहता है, चलो फिर ठीक है, हमारी डील हो गई, मुझे माउंट बीच पर लेकर चलो। वो लड़की बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, चलो शुक्र है कोई तो है जो मुझे शहर से बाहर लेकर जाने वाला है। वो लड़की जूफैन से कहती है, मेरा नाम जाओनिंग है, तुम्हारा नाम क्या है? जूफैन उसे अपना नाम बताता है। जूफैन और जाओनिंग दोनों ये गली में चलते हुए जा रहे होते हैं कि उसी वक्त पीछे से एक लड़का आता है जिसके साथ उसके बहुत सारे गार्ड्स भी होते हैं। वो चिल्लाकर जाओनिंग को पुकारता और कहता है, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकता, तुम्हारी वजह से सब लोग बहुत ज्यादा परेशान है, मैं तुम्हें वापस लेने के लिए आया हूँ, चुपचाप मेरे साथ वापस चलो। जाओनिंग उस लड़की को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और जूफैन से कहती है, ब्रदर जूफैन प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे इनसे बचा लो। साथ ही वो जूफैन के पीछे छुप जाती है। वो लड़का जूफैन से कहता है, ये हमारी जू फैमिली की प्रॉब्लम है, तुम्हें इस सबसे दूर रहना चाहिए अगर तुम्हें किसी मसले में नहीं पड़ना तो। जूफैन जू फैमिली का नाम सुनने के बाद सोच रहा होता है, जू फैमिली किंगडम सिटी में सबसे फर्स्ट फैमिली है, इसलिए इसको सेकंड ग्रेड फैमिली के तौर पर माना जाता है और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। साथ ही वो जाओनिंग की तरफ देखता और कहता है, इस लड़की की बुरी किस्मत, इसने जू फैमिली वालों को छेड़ दिया है, जू फैमिली वाले इसे वापस लेकर रहेंगे। लेकिन आपको तो पता है कि जूफैन कितना ज्यादा बहादुर है, वो जल्दी से उस लड़की को अपने गले से लगा लेता है और कहता है, आज के बाद ये लड़की मेरी है और कोई भी मेरी फैमिली को टच नहीं कर सकता। अगर तुम्हें ये लड़की चाहिए तो तुम्हें सबसे पहले मुझसे फाइट करना होगी, मुझे हरा दो और इसे ले जाओ। वो लड़का चिल्लाकर जूफैन से कहता है, कहीं तुम पागल तो नहीं होगे? क्या तुमने यहाँ पर आने से पहले जू फैमिली वालों के बारे में नहीं पूछा कि जू फैमिली वाले कौन है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम जू फैमिली वालों के साथ पंगा लेने की? जूफैन हंसते हुए कहता है, हाँ मैंने पूछा था, मुझे पता है कि जू फैमिली वाले कौन है। जू फैमिली वाले कुत्ते हैं जो कि जोमिंग वैली के तलवे चाटते हैं। मैं यहाँ पर माउंटेन ऑफ बीच की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पर एक रेयर बीच की तलाश है, मुझे यहाँ पर किसी कुत्ते के मुंह लगने का कोई भी शौक नहीं। लेकिन उसी वक्त जाओनिंग जूफैन को धक्का देते हुए कहती है, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम जू फैमिली के बारे में इस तरह की गंदी बातें नहीं कर सकते। जूफैन उसकी तरफ घूर कर देखता और कहता है, इस लड़की का मसला क्या है? मैं ये सब कुछ इसके लिए कर रहा हूँ और जो मेरे पर ही गुस्सा हो रही है। वो लड़का भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जूफैन से कहता है, जैसे तुम्हारी मर्जी। और साथ ही वो अपने गार्ड से कहता है, जाओ जाकर इसे मार डालो। और वो सारे उसको अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे वो सारे जूफैन के करीब पहुंच जाते हैं, जूफैन अपने हाथ पर अपनी ब्लैक की पावर को रिलीज करता है और सिर्फ एक स्ट्राइक में उन सभी के सभी को ढेर कर देता है। वो सारे सहमियों का नीचे गिर जाते हैं। जू फैमिली वाला लड़का उसे कहता है, लगता है तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इसी वजह से तुम इतने ज्यादा ओपनली बोल रहे थे, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि किसके साथ फाइट करनी है और किसके सामने झुकना है। जाओनिंग सोच रही होती है, मुझे पता था ये लड़का स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये लड़का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। जू फैमिली का लड़का भी फाइट के लिए रेडी हो जाता है और कहता है, चलो फिर मुझे देखने दो तुम कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मेरा नाम जू गैंग है। जू फैमिली से कहता है, अच्छा तो तुम्हारा नाम जू गैंग है, इसका मतलब तुम जू फैमिली के सबसे बड़े बेटे हो। जू गैंग उसे कहता है, तो क्या तुम्हें डर लग रहा है मेरा नाम जानने के बाद? जू फैमिली से कहता है, नहीं मुझे तुमसे डर नहीं लग रहा, बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूँ अगर मैं तुम्हें मारने पीटने के बाद यहाँ पर जिंदा छोड़ देता हूँ तो तुम्हारी फैमिली मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल क्रिएट कर सकती है, क्योंकि तुम हो
होता है एक बड़ी फैमिली से, इसलिए मुझे लगता है कि तुम सब लोगों को यहीं पर मारना होगा ताकि तुम में से कोई भी जाकर वापस बता ना सके, कोई भी गवाह नहीं बचना चाहिए। जू फैन अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो लड़का वहीं से अपनी एक एनर्जी बीम उस पर छोड़ता है। वो जल्दी से उसे डॉज कर लेता है। साथ ही जू फैन अपने ब्लडी बेबी को रिलीज करता है, जो कि सीधा जाकर उसकी गर्दन के रास्ते उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है और जू गैंग वहीं पर हैंग हो जाता है, यानी वो हिल नहीं पाता। और जैसे उसकी बॉडी मूव नहीं कर पाती, जू फैन जल्दी से उसके पास पहुंच जाता है और उसके सर के साथ अपना सर टकराता है, जिससे जू गैंग पीछे दूर जाकर गिरता है, जिससे जू गैंग काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। जू फैन फिर से उसके पास चला जाता है और उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, जैसे ही मैं तुम्हें मारूंगा साथ ही तुम्हारे सारे नौकरों को भी तुम्हारे साथ भेज दूंगा। फिर जू फैन उसे गले से पकड़ लेता है और ऊपर की तरफ उठाते हुए उसका गला दबाता जा रहा होता है और उसे कहता है मैं तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि 3 महीने तक तुम्हारे लोगों में से कोई मेरे पीछे आए। जू फैन और भी ज्यादा प्रेशर लगाता है और उसका गला दबाकर उसे मारने वाला होता है कि ज़ाओनिंग फिर से चिल्लाकर उसे कहती है रुक जाओ प्लीज, इसे मत मारना। जू फैन उसकी तरफ देखता और कहता है क्या ये सारे तुम्हारा पीछा नहीं कर रहे, क्या ये सारे तुम्हारे दुश्मन नहीं, फिर तुम क्यों नहीं चाहती कि मैं इसको ना मारूं। ज़ाओनिंग रोना शुरू कर देती है और कहती है चाहे ये मेरे दुश्मन ही क्यों ना हो पर तुम इन्हें नहीं मार सकते, प्लीज इसको छोड़ दो। जू फैन कहता है लेकिन तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, अब तो बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, क्योंकि अब ये मेरे भी दुश्मन है, क्योंकि जो भी मेरे ऊपर अटैक करता है वो मेरा दुश्मन है और मैं अपने दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ता। जू फैन काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और साथ ही उसके गले को थोड़ा सा और दबा देता है, जिसकी वजह से उस बेचारे की आंखें भी बाहर आने को होती है। ज़ाओ गैंग मरने के बहुत ज्यादा करीब होता है कि उसी वक्त वो लड़की और भी ज्यादा रोना शुरू कर देती है और कहती है अगर तुमने इसको नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें माउंट बीस्ट पर नहीं लेकर जाऊंगी। जू फैन उसकी ये वाली बात सुनने के बाद जू गैंग को छोड़ देता है और साथ ही उसकी बॉडी से अपने ब्लडी बेबी को भी बाहर निकाल लेता है। जू फैन वापस ज़ाओनिंग के पास आ जाता है और उसके आंसू पहुंचते हुए कहता है चलो ठीक है दफा करो इन्हें, चलो मुझे तुम रास्ता बताओ, हम लोग आगे चलते हैं, तुम मुझे माउंटेन ऑफ बीस्ट पर लेकर जाओ और मैं तुम्हें शहर से बाहर ले जाऊंगा, हमारी डील अभी वैसी है, चलो चलते हैं। ज़ाओनिंग रोते हुए उसे कहती है तुम एक बहुत ही बुरे लड़के हो। जू फैन कहता है हाँ मैं एक बुरा लड़का हूँ, लेकिन तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए कि इस दुनिया में सिर्फ बुरे लोग ही जिंदा रह सकते हैं, अच्छों के साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता। जू फैन और ज़ाओनिंग के वहाँ से चले जाने के बाद जू फैमिली के एल्डर यानी कि उस लड़के जू गैंग के डैड वहाँ पर आते हैं अपने सोल्जर्स के साथ। वो भी गली का सीन देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि उनके जितने भी गार्ड गैंग के साथ होते हैं वो सारे के सारे वहाँ पर जहनी हालत में बेहोश पड़े होते हैं, जबकि ज़ाओ गैंग वहाँ पर बहुत ज्यादा डरी हुई हालत में बैठा होता है और इतना ज्यादा सहमा होता है कि डर के मारे कांप रहा होता है। उसके डैड जल्दी से उसके पास बैठ जाते हैं और चिल्लाकर उसे कहते हैं जल्दी से बताओ तुम्हारे साथ ये सब कुछ किसने किया है। लेकिन जू गैंग इतना ज्यादा डरा हुआ होता है कि वो अपने डैड को कुछ भी नहीं बता पाता, वो बस अपने चेहरे पे हाथ रखे हुए रोता जा रहा होता है। जू गैंग के डैड कहते हैं ये मेरा बेटा ये तो बहुत ज्यादा बहादुर है, ये इस तरह का डरपोक तो बिल्कुल भी नहीं था, आखिर यहाँ पर क्या हुआ होगा कि ये इतना ज्यादा डर गया है। इसे देखकर लगता तो नहीं कि इसका सामना किसी मास्टर के साथ हुआ है, लगता है कि इसका सामना किसी मॉन्स्टर के साथ हो गया है। जू गैंग के डैड चिल्लाकर कहते हैं चाहे वो मॉन्स्टर हो या फिर मास्टर हो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, जो भी मेरी फैमिली के साथ पंगा लेगा उसको इसका हिसाब चुकाना होगा। नेक्स्ट सीन में जू फैन और ज़ाओनिंग को दिखाते हैं जो कि झाड़ियों में छुपकर माउंटेन ऑफ बीस्ट पर जाने वाले रास्ते की तरफ देख रही होती है, जहाँ पर जोमिंग वैली के बहुत सारे गार्ड्स मौजूद होते हैं, वो रास्ते को ब्लॉक करके खड़े होते हैं। जू फैन सारे गार्ड्स की तरफ देखता और कहता है ये सारे गार्ड्स तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये सारे तो बोन फॉर्जिंग राम के हैं। जू फैन कहता है वैसे तो यहाँ पर ज्यादा गार्ड्स नहीं है, अगर मैं अपने 3rd लेवल के मून व्हील को यूज करता हूँ और साथ में ब्लडी बेबी को भी यूज करता हूँ तो मैं इन सबको आसानी से हरा सकता हूँ, लेकिन असल मसला तो ये है एक बार मैंने इनको हरा दिया इसके आगे और भी ज्यादा लोग हो सकते हैं, जोमिंग वैली वालों के हम लोग नस्ल में आ जाएंगे और वो हमारा पीछा करेंगे। जू फैन ज़ाओनिंग से पूछता है वो सीक्रेट रास्ता कहाँ पर है जिससे तुम मुझे माउंटेन ऑफ बीस्ट पर लेकर जाने वाली हो। ज़ाओनिंग बेचारी अभी भी रो रही होती है, वो उसे कहती है मैं तुम्हें उस सीक्रेट रास्ते की तरफ लेकर चलती हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ। जू फैन उसके पीछे चलता हुआ सोच रहा होता है ये लड़की अभी तक रो क्यों रही है, मुझे लगता है कि ये तो चूहे से भी ज्यादा डरपोक है, इसने तो अपने सामने मुझे एक लड़के को भी नहीं मारने दिया, ये उस वक्त से रो रही है जब से मैंने उस लड़के को मारने की कोशिश की है, मैंने जितने भी लोगों को जख्मी किया है वो सारे इसके दुश्मन थे, फिर ये क्यों रो रही है। जू फैन कहता है मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता ये चाहे रोए या हंसे, क्योंकि मुझे इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता, मैंने इसके साथ वादा किया है कि मैं इसे शहर से बाहर लेकर जाऊंगा, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा डरपोक है। एक बार हम लोग माउंटेन ऑफ बीस्ट पर पहुंच गए तो वहाँ पर तो बहुत ज्यादा खतरनाक बीस्ट है, पता नहीं कि उनका सामना कैसे करेगी। जू फैन से कहती है चलो ठीक है मैं तुम्हें वहाँ पर ले चलती हूँ, और वो सामने की तरफ इशारा करते हुए उसे कहती है वो देखो सामने एक गुफा है, यही वो गुफा है जो सीक्रेट रास्ता है, इसके जरिए हम लोग माउंट बीस्ट पर पहुंच जाएंगे। ज़ाओनिंग उसे कहती है जब मैं एक छोटी सी बच्ची हुआ करती थी तब मैं यहाँ पर आकर छुपती थी अपने फादर से, मैं और मेरे भाई अक्सर यहाँ पर आकर खेला करते थे। जू फैन कहता है ये वाली गुफा तो वाकई में बहुत ज्यादा खास लग रही है और ये ऐसी जगह पर है जहाँ पर ज्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं पता, सिर्फ यहाँ के आम रहने वाले लोगों को इसके बारे में पता हो सकता है। जू फैन आगे बढ़ता है और ज़ाओनिंग को आगे की तरफ करते हुए कहता है ज़ाओनिंग पहले तुम इस गुफा के अंदर जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा, क्योंकि जू फैन को उस पर जरा भी भरोसा नहीं, वो उसकी तरफ गुस्से से देखती है, फिर वो सर झुकाकर अंदर की तरफ चल पड़ती है। लेकिन जैसे ही वो दोनों गुफा के अंदर एंटर होने वाले होते हैं वहीं पर जू गैंग के डैड आ जाते हैं और ज़ाओनिंग से कहते हैं ज़ाओनिंग वहीं पर रुक जाओ, अंदर मत जाना। जू फैन भी उसकी तरफ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये तो अपनी बोन फॉर्जिंग राम की पीक लेवल पर है। गैंग के डैड सीधे उसके करीब आ जाते हैं। जू फैन से कहता है क्या तुम जू फैमिली के हेड हो, क्या तुम्हारा नाम जू जेनलैंग है। मास्टर जू से कहते हैं तुम्हारी नजर तो बहुत ज्यादा तेज है, हाँ मैं ही जू फैमिली का हेड हूँ, और क्या वो मॉन्स्टर तुम हो जिसकी वजह से मेरा बेटा जू गैंग वहाँ पर डर के मारे बैठा हुआ है और कुछ भी बात नहीं कर
रहा। जूफैन से कहता है हाँ मैंने उसके साथ ये सब कुछ किया है, शुक्र करो कि मैंने उसकी जान बख्श दी, वरना मैं तो उसे मारने वाला था क्योंकि उसने मेरी लड़की को मुझसे छीनने की कोशिश की है। मास्टर जू भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उसे कहते हैं कौन सी तुम्हारी लड़की। जूफैन के साथ देखते हैं तो जाओनिंग उसके पीछे छुपी होती है। उसी वक्त दिखाते हैं जू गैंग का छोटा भाई भी भागता हुआ आ जाता है। वो मास्टर जू का छोटा बेटा है। वो भागता हुआ अपने डैड के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है डैड मैंने आपसे कहा था कि ये यहीं पर छुपी होगी क्योंकि मुझे पता है कि हम दोनों यहीं पर बचपन में खेला करते थे। साथ ही वो बड़ी स्पीड के साथ आगे की तरफ बढ़ता है और कहता है मैं इसे भी वापस लेकर आता हूँ, आप परेशान मत हो, आप वहीं पर रुके। जूफैन उसे अपनी तरफ आते हुए देखकर कहता है कहीं से लड़का अंधा तो नहीं, क्या इसे दिखाई नहीं दे रहा कि मैं इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, फिर भी ये इस तरफ आ रहा है। वो जैसे जाओनिंग के करीब पहुंचने वाला होता है जूफैन उसे गले से पकड़ लेता है और साथ ही वो लड़का चिल्लाना शुरू कर देता है। मास्टर जू भी चिल्लाकर उसे कहते हैं ये तुम क्या कर रहे हो, मेरे बेटे का गला छोड़ो। जूफैन कहता है तो इसका मतलब ये बेवकूफ लड़का भी तुम्हारा बेटा है जिसे इतना भी नहीं पता कि इसका दुश्मन इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मास्टर जू चिल्लाकर उसे कहते हैं मेरे बेटे को जाने दो वरना मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। जूफैन मास्टर जू से कहता है अगर मैं इस लड़की को छोड़ भी देता हूँ तो फिर भी तुम मुझे नहीं छोड़ने वाले। मुझे नहीं पता कि इस छोटी लड़की जाओनिंग के साथ तुम्हारा क्या मसला है, लेकिन अब ये लड़की मेरी है और मेरे लोगों के साथ तुम लोग पंगा नहीं ले सकते। अगर तुम इस लड़की को भूलकर यहाँ से वापस नहीं चले जाती तो मैं तुम्हारे इस लड़के को मार डालूंगा, फिर तुम्हें अपने लड़के की डेड बॉडी लेकर यहाँ से वापस जाना होगा। जाओनिंग फिर से आगे बढ़ती है और जूफैन के बाजू को खींचते हुए कहती है प्लीज इसको मत मारना। जूफैन फिर से गुस्सा आ जाता है और कहता है कहीं ये लड़की पागल तो नहीं, मैं जब भी किसी को मारने लगता हूँ ये फिर से मुझे रोक देती है और कहती है इसे मत मारना। हालांकि ये सारे लोग इसे यहाँ पर पकड़ने के लिए आए हैं। मास्टर जू जूफैन से कहते हैं बच्चे तुम्हारा नाम क्या है। जूफैन कहता है मैं सिर्फ अकेला यहाँ पर आया हूँ, मेरी कोई फैमिली नहीं है, अगर तुम मुझसे बदला भी लेना चाहती हो तो मुझे कोई डर नहीं, मेरा नाम जूफैन है। मास्टर जू से कहते हैं अच्छा ठीक है तुम्हारा नाम जूफैन है, तो जूफैन क्या तुम आज पूरा दिन इस लड़की को प्रोटेक्ट कर सकते हो। जूफैन मास्टर जू से कहता है ये अब मेरे साथ है और मेरी इसके साथ एक डील है, इसका मतलब मैं इसको हर हाल में प्रोटेक्ट करूंगा। मास्टर जू से कहते हैं चलो फिर हम दोनों भी एक डील करते हैं, तुम पहले मेरे बेटे का गला छोड़ दो, उसके बाद हम दोनों एक डील करेंगे। मैं तुम्हारे साथ 10 मूव्स की एक बेट खेलूंगा, यानी कि मैं 10 बार तुम पर अटैक करूंगा। अगर तुमने मेरे 10 मूव्स को बर्दाश्त कर लिया और तुम हारे नहीं तो तुम यहाँ से जा सकती हो, मैं और मेरे बेटे तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे। जूफैन उसकी बात सुनने के बाद उसके बेटे को छोड़ देता है और कहता है चलो फिर ठीक है। जैसे ही जूफैन उसके बेटे को छोड़ देता है मास्टर जू से कहते हैं क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं कि मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूँ, मैं अपनी बात में मुकर भी सकता हूँ। जूफैन कहता है मुझे किसी बात का डर नहीं क्योंकि मैं जब चाहूँ तुम्हारे बेटे को मार सकता हूँ और तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। मास्टर जू से कहते हैं चलो फिर ठीक है, देखते हैं तुम कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और साथ ही वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं ये मेरा फर्स्ट मूव होने वाला है। जबकि जूफैन हल्का सा मुस्कुराता है और बड़ी स्पीड के साथ मास्टर के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है। मास्टर जू भी इसकी हरकत से बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं इस लड़की को तो अपने आप को डिफेंड करना चाहिए था, ये मुझ पर डायरेक्टली अटैक क्यों कर रहा है। हालांकि इसे पता है कि मैं की तरफ जंप करते हुए फिर से अपने मून व्हील के साथ उन पर अटैक करता है। जूफैन कहता है एक तरफ से मेरा ब्लडी बेबी इसकी बॉडी के अंदर जाएगा और इसे हैंग कर देगा और साथ ही मैं अपने मून व्हील के साथ इस पर अटैक करूंगा और इसका सर काट दूंगा। लेकिन जूफैन का सारे प्लान चौपट हो जाता है क्योंकि मास्टर के पास एक मैजिक वेपन है जो कि एक बॉडी आर्मर है उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। जूफैन का ब्लडी बेबी उसकी बॉडी के अंदर नहीं जा पाता और जब ब्लडी बेबी उसकी बॉडी के अंदर नहीं जा पाता तो वो सामने से हट जाती है और जूफैन का मून व्हील सिर्फ मास्टर के चेहरे पर लगता है जिससे एक जरा सा छोटा सा कट लगता है। जूफैन मास्टर जू की बॉडी आर्मर की तरफ देखता है तो एक सेकंड लेवल का मैजिकल वेपन होता है जो कि बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए है। जूफैन कहता है अब तो इनके पास एक प्रोटेक्शन शील्ड है, इसका मतलब मेरा ब्लडी बेबी यहाँ पर काम नहीं आएगा, अब तो सिर्फ मुझे अपने मून व्हील पर ही भरोसा करना होगा, मैं उसी से सिर्फ फाइट कर सकता हूँ। मास्टर जू भी वहाँ पर हैरान होकर खड़े होते हैं और कहते हैं ये लड़का तो अपनी की कैथरिंग राउंड की 5th स्टेज पर है लेकिन फिर भी इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, अगर मेरे पास ये प्रोटेक्शन शील्ड नहीं होती तो इस लड़के के इस मून व्हील ने इसने तो मेरा गला ही काट देना था। क्या ये लड़का वाकई में एक इंसान है या फिर एक मॉन्स्टर है। मैं बोन फोर्जिंग राउंड की पीक पर हूँ और एक मास्टर हूँ, लेकिन फिर भी इस लड़के ने मुझ पर इतना ज्यादा प्रेशर डाल दिया है कि मुझे डर महसूस हो रहा है। अगर आज मैं इस लड़के को नहीं हरा पाया तो ये तो मेरे लिए बहुत ही शर्मिंदा करने वाली बात होगी। मास्टर जू कहते हैं मुझे फिर से इस पर अटैक करना होगा, मुझे इसे हराना ही होगा। लेकिन जैसे ही वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं उसी वक्त जूफैन फिर से आगे बढ़ जाता है और पहले उन पर अटैक कर देता है। जूफैन आगे बढ़ते हुए अपने मून व्हील को अपने हाथ से छोड़ देता है और उन पर अटैक करता है। मास्टर जू जल्दी से ऊपर की तरफ जंप करते हैं और जूफैन के मून व्हील को डॉज करते हैं जिससे वो उड़ता हुआ वापस फिर से जूफैन के पास ही आ जाता है। मास्टर जू कहते हैं फिलहाल तो इसके पास मून व्हील है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे इसी से बचना होगा, मुझे इसके मून व्हील पर ही फोकस करना होगा। लेकिन साथ ही जूफैन फिर से उन पर अटैक करता है और कहता है ये तो सिर्फ 10 मूव्स हैं, मेरे लिए कोई मसला नहीं है। जूफैन बार बार मास्टर जू पर अटैक करता है। मास्टर जू भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं मुझे तो लगा था यहाँ पर मैं इससे फाइट करके जीतने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर ये लड़का मुझसे जीत रहा है। थोड़ी देर के बाद मास्टर जू के छोटे बेटे को भी होश आ जाती है और वो उठकर बैठ जाता है क्योंकि वो बेवकूफ है। वो अपने डैड से कहता है डैड इसको मत छोड़ना, और वो चिल्लाते हुए जूफैन से कहता है मेरे डैड ने कहा था कि तुम्हें 10 मूव्स में बचना है, लेकिन तुम तो 10 मूव्स में इन पर अटैक कर रहे हो, तुम्हें किसने कहा कि इन पर अटैक करो। जबकि मास्टर जू सोच रहे होते हैं मेरा ये बेटा तो बहुत ज्यादा बेवकूफ है। साथ ही वो कहती है जब तुम बेवकूफ हो तो तुम्हें बात करने की क्या जरूरत है, क्या तुम अंधे हो, क्या तुम्हें उसके हाथ में जो बड़ा सा मून व्हील दिखाई नहीं देता, उसका वेपन बहुत ज्यादा शार्प है, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा बाप उसके हाथों से मारा जाए। लेकिन साथ ही वो पीछे से चिल्ला कर कह रहा होता है फादर आप कर सकते हैं, आगे बढ़े और इसको मार डालें। जूफैन बड़ी स्पीड के साथ फिर से मास्टर जू पर अटैक करता है, लेकिन मास्टर जू पीछे की तरफ हट जाते हैं और उसे डॉज कर लेते हैं। मास्टर जू अभी तक सिर्फ उसे डॉज कर रहे हैं और वो अभी तक जूफैन पर एक भी अटैक नहीं कर पाए। जूफैन पीछे की तरफ बढ़ता है और फिर से आगे बढ़ता है और इस बार वो अपने शैडो क्लोन्स को यूज करता है। वो सामने की तरफ 3 शैडोज बना लेता है। मास्टर जू देखकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। मास्टर जू को इस बात की समझ नहीं आ रही होती कि सामने 3 क्लोन्स में से असली वाला जूफैन कौन है, लेकिन असली वाला जूफैन मास्टर जू के पीछे होता है।
वो पीछे से मास्टर जू से कहता है तुम किसे ढूंढ रहे हो, मैं तो यहाँ पर हूँ। लेकिन वो मास्टर जू पर अटैक नहीं करता, बस उन्हें इतना ही कहता है तुम हार चुके हो। और साथ ही जू फैन इस शैडो मूव के बारे में उनको बताता है कि इसका नाम लॉस्ट फैंटम स्टेप है और ये एक बहुत ही पुरानी एंशिएंट टेक्निक है, लो ग्रेड की, लेकिन इसे ज्यादा लोग यूज नहीं करते। मास्टर जू फैन से कहते हैं ठीक है मैं अपनी हार मानता हूँ, जबकि उनका बेटा चिल्लाकर कहता है डैड ऐसे कैसे हो सकता है, आप हार कैसे मान सकते हैं, मुझे लगता है कि आपको इस लड़के पर तरस आ गया है, इसीलिए आपने इसको बख्श दिया है और इसे जान से नहीं मारा। उसके फादर उसे आगे से कोई भी जवाब नहीं देते, जबकि जू फैन भी उसे कहता है हाँ तुम्हारे डैड बिल्कुल बहुत ज्यादा रहमदिल है, इन्होंने मेरे ऊपर जरा भी अपनी पावर्स को यूज नहीं किया, मुझे इनके किसी भी अटैक में ऐसा नहीं लगा कि ये वाकई में मुझे मारना चाहते हैं। वो लड़का जू फैन की बात सुनने के बाद खुश हो जाता है और कहता है अब तो तुमने खुद भी मान लिया कि मेरे डैड ने तुम पर एहसान किया है जो तुम्हें जान से नहीं मारा। जू फैन उसे कहता है हाँ ये बात सच है कि तुम्हारे डैड ने मुझे मारने की भावना के साथ मुझ पर अटैक नहीं किया, लेकिन अगर वो इस भावना के साथ मेरे पर अटैक करते तो मैं तुम्हें बता दूं अब तक तुम्हारे डैड का शक कर चुका होता। वो लड़का जू फैन की बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। मास्टर जू फैन से कहते हैं आज से पहले मैं तुम्हारे जैसे लड़के से कभी नहीं मिला, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और भरोसे के लायक भी हो। ठीक है मैं जाओनिंग को तुम्हारे साथ छोड़ देता हूँ, फ्यूचर में तुम इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना और कभी भी इसे नुकसान मत पहुंचने देना। जू फैन उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है आखिर इसकी बात का मतलब क्या है, इस बात का क्या मतलब है कि ये इस लड़की को मुझे सौंप रहा है। मास्टर जू आगे बढ़ते हैं और जाकर जाओनिंग को गले से लगा लेते हैं और कहते हैं जाओ जाकर अपनी जिंदगी जी लो और कभी भी वापस मत आना क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है। जाओनिंग और भी ज्यादा रोना शुरू कर देती है और कहती है फादर लेकिन मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। जू फैन फादर का लफ्ज सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है तो क्या ये भी जू फैमिली का हिस्सा है, ये इसकी तीसरी बेटी है। जू फैन जाओनिंग से कहता है तो इसका मतलब तुम्हारा नाम जाओनिंग नहीं बल्कि जूनिंग है। मास्टर जू आगे बढ़ते हैं और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहते हैं लड़के तुम तो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, लेकिन अब जबकि तुमने कह दिया है कि ये तुम्हारी है तो अब ये तुम्हारी है, तुम इसे सेफ रखना, मैं इसे तुम्हें सौंपकर यहाँ से जा रहा हूँ। अब मेरी बेटी तुम्हारी जिम्मेदारी है और अगर मुझे पता चला कि तुमने मेरी बेटी के साथ बुरा सलूक किया है तो फिर मैं तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ लूंगा और फिर तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जू फैन मास्टर जू से कहता है आहिश यहाँ पर हो क्या रहा है, तुम मुझे अपनी बेटी सौंपकर ऐसे कैसे जा सकती हो, मुझे तुम्हारी बेटी नहीं चाहिए, हमारी तो बस एक डील हुई है। जबकि जाओनिंग अभी भी वहाँ पर खड़ी रो रही होती है। जू फैन सोच रहा होता है मैंने इस लड़की को बहुत ज्यादा हर्ट किया है क्योंकि मैंने इसकी फैमिली को मारने की कोशिश की, पहले इसके भाई को मारा, फिर इसके दूसरे भाई को मारा, फिर इसके डैड के साथ फाइट की, इसीलिए तो मैं भी सोचूं कि जब भी मैं किसी को मारने वाला होता था ये मुझे बार बार रोक क्यों देती थी कि इसे मत मारना, ये लड़की तो वाकई में मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करने वाली है। मास्टर जू अपने बेटे से कहते हैं चलो वापस चले। उनका बेटा उनसे कहता है डैड अगर हम जाओनिंग को अपने साथ वापस नहीं लेकर जाते तो हम लोग जोमिंग वैली वालों को जाकर क्या जवाब देंगे। मास्टर से कहते हैं अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप मेरे साथ चलो, मेरे पास एक तरीका है, हम उन्हें जरूर जवाब देंगे। और उनके वहाँ से चले जाने के बाद जाओनिंग ने अपने सर पर जो टोपी पहनकर अपने बालों को कवर किया होता है वो उसकी टोपी को उतार देता है और कहता है चलो अब नाटक करने की जरूरत नहीं, मुझे पता है कि तुम्हारा नाम जूनिंग है। जाओनिंग अपने बालों पे हाथ रखते हुए फिर से रोना शुरू कर देती है। जू फैन से कहता है अब बस करो, तुम्हें ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं तुम्हारी फैमिली के साथ कितनी बार लड़ चुका हूँ, तुम्हारे लिए मैं तो उनको मारने वाला था। जाओनिंग उसे कहती है ब्रदर जू फैन तुम्हें मुझ पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तो हम दोनों में एक डील हुई है, मुझे इस शहर से बाहर जाना है और तुम्हें माउंट ऑफ बीच पर जाना है, मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर जाऊंगी और तुम मुझे शहर से बाहर ले जाना। वैसे भी मेरी फैमिली का मसला तो अब हल हो चुका है, मेरे डैड मुझे तुम्हें सौंपकर चले गए हैं, तुम्हें तो चोट भी नहीं लगी, इसलिए गुस्सा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जू फैन उसकी बात सुनकर मुस्कुराना शुरू कर देता और कहता है हाँ तुमने बात बिल्कुल ठीक की है, चाहे वो तुम्हारी फैमिली वाले हैं या फिर वो तुम्हारे दुश्मन होते, हमारा मसला तो हल हो चुका है और वैसे भी हम लोग अब माउंटेन ऑफ बीच पर जाने वाले हैं। यानी मुझे क्या हो गया था जो मैं तुम्हारे झूठ बोलने की वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। लेकिन साथ ही जू फैन अपने आप में सोचता है ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो एक डीमन एम्परर हूँ, मुझे ये सारी इमोशंस कहाँ से आ गए, जब से मैं लू फैमिली के साथ रहना शुरू किया है तब से मेरे अंदर ये बातें आ गई हैं, अरे मुझे लोगों की कब से परवाह होने लगी। जू फैन कहता है ये मुझे क्या होता जा रहा है, मुझे ऐसा नहीं बनना, मैं एक डीमन कल्टीवेटर हूँ, मेरे अंदर इमोशंस नहीं होने चाहिए। जू फैन फिर से अपने डीमन एम्परर वाली फॉर्म में आ जाता है और जाओनिंग से कहता है जाओनिंग जल्दी करो और गुफा के अंदर पहले तुम जाओ, कहीं इसके अंदर तुमने कोई ट्रैप ना बिछाया हो, एक बार तुम मुझे माउंटेन ऑफ बीच पर ले जाओ, जब मेरा काम वहाँ पर खत्म हो जाएगा मैं तुम्हें शहर से बाहर ले जाऊंगा, फिर हम दोनों में जो भी डील है वो खत्म हो जाएगी, तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। फिर वो दोनों सीक्रेट टनल के रास्ते माउंटेन ऑफ बीच पर चले जाते हैं। वहाँ पर एक रैबिट जो घास खा रहा होता है, जाओनिंग एक होल में से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वो निकल नहीं पा रही होती। जू फैन पीछे से उसे किक मारता है और बाहर फेंक देता है। जाओनिंग काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है और कहती है ये क्या हरकत थी, तुम्हें मुझे किक मारने की क्या जरूरत थी, मैं तो निकल ही रही थी, तुम तो बहुत ज्यादा बुरे हो। जू फैन कहता है बार बार बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि मैं बुरा हूँ। जू फैन अपने आसपास देखता है और फिर जाओनिंग से कहता है यहाँ आसपास कोई नदी नहीं है क्योंकि मुझे नहाना है, मेरे पास से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है। जाओनिंग उसे कहती है हाँ यहाँ पर पास एक झरना है, चलो मेरे पीछे पीछे आओ। वो दोनों झरने के पास पहुंच जाते हैं। ऐसे वो दोनों झरने के करीब पहुंचते हैं। जू फैन वहीं पर अपने कपड़े उतारता है और पानी के अंदर चला जाता है, जबकि जाओनिंग शर्माना शुरू कर देती है और चिल्लाकर उसे कहती है ये तुम क्या कर रही हो, तुम तो बहुत ही बड़े बेशर्म इंसान हो। जू फैन उसे कहता है इसमें बेशर्मी वाली कौन सी बात है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं नहा रहा हूँ, क्योंकि मैं डीमन एम्परर हूँ इसलिए पहले मैं नहाऊंगा और अगर तुम्हें इतनी ज्यादा जल्दी है तो तुम भी यहाँ पर आ जाओ, मेरे साथ ही नहा लो। जाओनिंग और भी ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और उसे कहती है अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारे साथ कौन नहाना चाहता है, मैं थोड़ी देर के लिए दूसरी तरफ जा रही हूँ, नहाकर जल्दी से बाहर निकलो। उसके जाने के बाद जू फैन कहता है अगर मेरे जैसे डीमन कल्टीवेटर्स को भी शर्म आने लगे तो फिर एक रेगुलर कल्टीवेटर और एक डीमन कल्टीवेटर में क्या फर्क रह जाएगा। जू फैन नहाने के बाद अपने कपड़े पहनकर आ जाता है और कहता है चलो फिर चलते हैं, तो सीधे वहाँ पर लेकर चलो जहाँ पर गोल्डन क्विकसैंड निकलने वाली है। जू फैन जैसे ही थोड़ा सा आगे चलता है वो पीछे की तरफ देखता है तो जाओनिंग वहीं पर खड़ी होती है। जू फैन कहता है अब तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हें मेरे साथ चलना नहीं है। जाओनिंग शर्माते हुए उससे कहती है लेकिन मैंने अभी तक नहाया नहीं है, मुझे भी नहाना है। जू फैन कहता है तो जाओ जाकर नहा लो, यहाँ पर खड़ी क्यों हो। साथ ही जू फैन हंस रहा होता है। जाओनिंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है ये तो मेरा मजाक उड़ा रहा है। वो जल्दी से पीछे की तरफ घूम जाती है और कहती है अब पीछे की तरफ मत देखना, मैं अपने कपड़े
उतारने वाली हूँ। तुम वहाँ दूर जाकर जंगल में झाड़ियों में बैठ जाओ। ज़ूफैन उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मुझे कच्चे फलों को देखने की कोई जरूरत नहीं। ज़ाओनिंग नीचे की तरफ देखती है और कहती है आहिश कौन से कच्चे फलों की बात कर रहा था। ज़ूफैन जाकर एक दरख्त के नीचे लेट जाता है और वहीं पर इंतजार कर रहा होता है। थोड़ी देर के बाद ज़ाओनिंग नहाने के बाद बाहर आती है। ज़ूफैन उठकर बैठ जाता है और कहता है चलो शुक्र है तुम्हारा नहाना तो खत्म हुआ, तो फिर हम लोग अपना आगे का सफर शुरू करते हैं। ज़ाओनिंग ने नहाने के बाद अपना ऊपर वाला चोगा उतार दिया होता है और नीचे से उसके बहुत ही प्यारे से कपड़े निकल आते हैं। ज़ूफैन भी देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। ज़ूफैन से घूर घूर कर देख रहा होता है जिसकी वजह से ज़ाओनिंग और भी ज्यादा शर्माना शुरू कर देती है। ज़ूफैन घबराहट के मारे दूसरी तरफ चेहरा कर लेता है और कहता है अच्छा ठीक है चलो जल्दी से मुझे रास्ता बताओ किस तरफ जाना है। ज़ूफैन सोच रहा होता है आहिश यहाँ पर हो क्या रहा है। जब भी मैं किसी खूबसूरत लड़की को देखता हूँ मेरा एटीट्यूड बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है। पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन मैं सच्ची बात बताऊँ जब कोई खूबसूरत लड़की मेरे आसपास होती है मुझे बहुत ही अच्छा महसूस होता है। फिर वो दोनों जाकर एक क्लिफ के ऊपर खड़े हो जाती है। ज़ूफैन ज़ाओनिंग से कहता है यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो, कहाँ पर है सारे लोग, यहाँ पर तो बहुत सारे लोग होने चाहिए थे। ज़ाओनिंग से कहती है तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो लेकिन फिर भी बेवकूफों वाली बातें क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें डायरेक्टली वहाँ पर क्यों लेकर जाऊंगी, क्या तुम चाहते हो कि योमिंग वैली वाले हमें पकड़ लें। जरा सामने की तरफ देखो वहाँ नीचे जंगल में। ज़ूफैन जब वहाँ नीचे जंगल की तरफ देखता है तो वहाँ पर योमिंग वैली के बहुत सारे लोग होते हैं। वहाँ पर एक छोटा सा झरना होता है, वो सारे उसके इर्द गिर्द जमा होते हैं। तकरीबन 50 लोग होते हैं और साथ में एक बड़ा मास्टर भी होता है। ये योमिंग वैली के 12 एल्डर्स में से 7th एल्डर है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका निक नेम जीनियस डेविल भी है। ज़ूफैन उसकी बॉडी से निकलने वाली एनर्जी को देखकर कहता है लगता है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो मास्टर जो कि पहले अपनी आंखें बंद करके वहाँ पर कल्टीवेट कर रहे होते हैं वो अपनी आंखें खोलते हैं और क्लिफ की तरफ देखते हैं। ज़ूफैन जल्दी से ज़ाओनिंग को नीचे की तरफ झुका लेता है और कहता है जल्दी से नीचे झुक जाओ, वो मास्टर हमारी तरफ भी देख रहे हैं। ज़ूफैन कहता है ये वाला मास्टर तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ज़ाओनिंग उसे कहती है हाँ ये वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये 12 एल्डर्स में से 7th नंबर पर है और इसे योमिंग वैली की तरफ से यहाँ पर भेजा गया है। यहाँ किंगमिंग सिटी में ये पिछले 10 सालों से है। वैसे ये ज्यादातर यहाँ पर नहीं आता, ये सिर्फ उसी दिनों में यहाँ पर आता है जब यहाँ पर क्विकसैंड बाहर निकलती है तो यहाँ पर इसकी सेफ्टी के लिए भेजा जाता है। ज़ूफैन कहता है ये एल्डर यहाँ पर सिर्फ मसला नहीं है क्योंकि इसके साथ जो 50 लोग हैं वो सारे भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। बहुत ही जल्दी इस छोटे से झरने के अंदर से बहुत सारी गोल्डन क्विकसैंड निकलेगी और ये सारे लोग यहाँ पर इसीलिए हैं। ये सारे एक तो उसको इकट्ठा करेंगे और साथ ही यहाँ पर अगर कोई इन पर अटैक करता है और इनसे वो गोल्डन क्विकसैंड छीनने की कोशिश करता है तो उसे बचाएंगे। ज़ूफैन कहता है मेरे पास जितनी स्ट्रेंथ है मुझे नहीं लगता कि मैं इन सारे लोगों के साथ फाइट कर सकता हूँ, वो भी सिर्फ इस गोल्डन क्विकसैंड के लिए। लेकिन मेरे पास एक प्लान है, मैं इनसे ये क्विकसैंड ले सकता हूँ वो भी बिना फाइट किए हुए। वो ज़ाओनिंग का बाजू पकड़ता है और कहता है चलो मेरे साथ आओ। वो उसे कहती है हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है। ज़ूफैन कहता है मैं इन सबको नहीं हरा सकता इसलिए मुझे कोई चाल चलनी होगी। उसके लिए सबसे पहले मैं तुम्हारे लिए एक स्पिरिट बीस्ट ढूंढना होगा। जबकि एल्डर भी जब बात सोच रहे होते हैं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कोई हमारे पर नजर रखे हुए है, कोई हमें देख रहा है। नेक्स्ट सीन ज़ू फैमिली के रेजिडेंस का दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर ज़ू वापस आते हैं और ग्रैंडपा को आकर सारी बात बताते हैं। ग्रैंडपा बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं और कहते हैं ये तुमने क्या कर दिया, तुमने ज़ाओनिंग को जाने क्यों दिया और जिस बंदे ने मेरे पोते को जख्मी किया है क्या तुमने उसको पकड़ लिया, वो कहाँ पर है। मास्टर ज़ू उनसे कहते हैं मैंने उनको जाने दिया, वो लड़का वही था जिसने गैंग को जख्मी किया था लेकिन मैंने अपनी बेटी को उसके साथ जाने दिया। लड़का बहुत ज्यादा अच्छा है, वो ज़ाओनिंग का बहुत ज्यादा ख्याल रखेगा और उसे प्रोटेक्ट भी करेगा। रही बात मेरे बेटे गैंग के जख्मी होने की तो कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगा क्योंकि उस लड़के को पता नहीं था कि वो ज़ाओ का भाई है। बस मेरी बेटी सुरक्षित रहे, मुझे इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। दादाजी कहते हैं तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है कि तुमने अपनी बेटी उसको दे दी। मास्टर ज़ू कहते हैं उस लड़की को जब मैं मिला था तब उस लड़के ने मुझसे कहा कि ये लड़की मेरी है, मैं इसको प्रोटेक्ट करूंगा। ज़ाओनिंग भी उससे अलग नहीं होना चाहती थी इसलिए मैंने ये फैसला किया कि मैं ज़ाओनिंग को उसके साथ भेज देता हूँ। लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। दादाजी उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम ये कैसा काम करके आए हो, तुम अपनी बेटी को ऐसे किसी लड़के के साथ कैसे भेज सकते हो। चलो मैं इस बात को भूल जाता हूँ कि उसने मेरे पोते को जख्मी किया है लेकिन मैं अपनी पोती को उस लड़के के साथ नहीं जाने दूंगा। क्या तुम्हें इस बात का जरा भी अंदाजा है अगर योमिंग वैली वालों को इस बात का पता चल गया कि ज़ाओनिंग यहाँ पर नहीं है हमारी पूरी फैमिली मुसीबत में पड़ जाएगी। मास्टर ज़ू से कहते हैं डैड आपको उनका पीछे छोड़ना होगा, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी खुश रहे, योमिंग वैली वालों का सामना मैं खुद ही कर लूंगा। दादाजी चिल्लाकर उसे कहते हैं क्या तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ है कि तुम अपनी पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सको। साथ ही दादाजी शांत हो जाते हैं और कहते हैं मुझे पता है कि तुम अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, मैं भी अपनी ग्रैंड डॉटर से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ लेकिन मैं अपनी पोती से ज्यादा अपनी ज़ू फैमिली से प्यार करता हूँ। मुझे अपनी फैमिली को बचाना है, जल्दी से बताओ वो लोग किस तरफ गए हैं। मास्टर ज़ू ने बताते हैं वो माउंटेन ऑफ बीस्ट की तरफ गए हैं। ये बात सुनते ही दादाजी वहाँ से शू करके उठ जाते हैं और उनके पीछे जाते हैं। नेक्स्ट सीन फिर से माउंटेन ऑफ बीस्ट का दिखाया जाता है। ज़ू फैन झाड़ियों के अंदर से कुछ ढूंढ रहा होता है। ज़ाओनिंग उसे कहती है तुम यहाँ पर झाड़ियों में क्या ढूंढ रहे हो। ज़ू फैन कहता है मैं यहाँ पर एक खास चीज ढूंढ रहा हूँ और थोड़ी देर के बाद वो वहाँ से एक लाल रंग का आलू निकालता है। ज़ाओनिंग उसे कहती है ये क्या है और इसे तुम कहाँ पर यूज करने वाले हो। ज़ू फैन उसे कहता है ये एक मीठा आलू है, क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर जो मॉन्स्टर बीस्ट है जैसे कि रैट उनको ये बहुत ज्यादा पसंद है, हम इससे एक रैट को पकड़ सकते हैं। ज़ाओनिंग उसके पास उनका बहुत ज्यादा खुश रहती है और कहती है तुम्हारा प्लान तो बहुत ज्यादा अच्छा है, सबसे पहले हम एक ग्रीन रैट को पकड़ेंगे फिर उस चूहे से कहेंगे कि हमारे लिए क्वीन के नीचे से एक टनल बना कर दो और वो सीधी टनल वहाँ पर जाएगी जहाँ पर वो क्विकसैंड निकलने वाली है और उस टनल के रास्ते से हम लोग वो सारी क्विकसैंड चोरी कर लेंगे। हालांकि ये रैट बीस्ट बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, ये चूहे इतने ज्यादा कमजोर होते हैं कि इनके पास कोई भी फाइटिंग एबिलिटी नहीं होती, लेकिन ये एक पहाड़ के अंदर इतने ज्यादा बिल बना सकते हैं कि आधे घंटे में पूरे पहाड़ के नीचे टनल्स का एक जाल बिछा सकते हैं। ज़ू फैन उसे कहता है तुम्हें तो इन चूहों के बारे में बहुत कुछ पता है। ज़ाओनिंग ज़ू फैन की तरफ देखती है और कहती है पता नहीं ये क्या सोच रहा है, ये सारी बातें इसे मैंने बता दी लेकिन इसका प्लान क्या है मैं इसको समझ नहीं पा रही। फिर वो दोनों झाड़ियों में जाकर छुपकर बैठ जाते हैं जबकि आग जलाकर उसके ऊपर उस आलू को चढ़ा देते हैं। जब वो आलू पकता है तो उसके अंदर से खुशबू निकलती है जिसकी वजह से एक चूहा दूर से आता है, जमीन के अंदर से निकलता है और उस आलू को खाने लगता है। जैसे वो उस आलू को अपने हाथ में पकड़ता है ज़ू
जूफैन और जाओनिंग दोनों निकल आते हैं और कहते हैं हमने तुम्हें पकड़ लिया। जूफैन उस चूहे को उठा लेता है और कहता है क्या तुम अब भी यहाँ से भागना चाहते हो जबकि तुम मेरे हाथ में हो। लेकिन उसी वक्त जाओनिंग उसके हाथ से उस चूहे को छीन लेती है और कहती है ये तुम क्या कर रही हो, इसको जरा आराम से पकड़ो, कहीं इस बेचारे छोटे से प्यारे चूहे को चोट न लग जाए। जूफैन उसे कहता है ये एक स्पिरिट बीस्ट है, ये एक मॉन्स्टर है, इसको इतनी आसानी से चोट कैसे लग सकती है, और वैसे भी हमारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है, अगर हमने इसको जल्दी से सिखाया नहीं कि इसे क्या करना है तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। जाओनिंग उसे कहती है अच्छा ठीक है, फिर तुम्हें इसके साथ बुरा बर्ताव करने की जरूरत नहीं है, मैं इसको सिखाती हूँ। मैंने अपनी फैमिली के घर में बहुत सारे ऐसे स्पिरिट बीस्ट को सिखाया है और वो बहुत ही अच्छे से पेश आते हैं। उस चूहे से कहती है ये लड़का बहुत ज्यादा बुरा है, मैं तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छे से पेश आऊंगी, मैं तुम्हें अच्छे से सिखाऊंगी। चूहा काफी ज्यादा खुश हो जाता है और जूफैन की तरफ देखते हुए अपनी जुबान बाहर निकालकर उसको चढ़ाना शुरू कर देता है। जूफैन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि ये लड़की इस चूहे को इसे ऐसे नहीं देने वाली। जूफैन थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है चलो ठीक है, मेरे पास एक प्लान है। जूफैन अपने पास एक बॉटल निकालता है जिसके अंदर उसने ब्लड सिल्कवॉर्म को रखा हुआ है। जाओनिंग जूफैन से कहती है अब तुम क्या करने का सोच रहे हो, मैं ये चूहा तुम्हें नहीं दूंगी। जूफैन से कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं इस छोटे से चूहे के साथ कुछ भी नहीं करने वाला, मैं तो बस चाहता हूँ तुम इसे ये चीज खिला दो। वो अपने कीड़े को बाहर निकाल लेता है, यानी एक छोटे से सिल्कवॉर्म को। जाओनिंग और वो छोटा चूहा दोनों ही उस छोटे कीड़े को देखकर बहुत सा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ही गंदा है, मैं इसको नहीं खाने दूंगी। जूफैन जाओनिंग से कहता है तुम्हारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो इस चूहे को जल्दी से जल्दी तैयार करो, इसको सिखाओ इसे क्या करना है। इसको सिखाने के लिए तुम्हें इसे मेरे हवाले करना होगा, मैं सिर्फ एक ही दिन में इसको सिखा दूंगा और तुम्हें पता है कि मैं इसको कैसे सिखाने वाला हूँ। और दूसरा रास्ता इसके पास ये है कि इसे ये खिला दो, अगर ये इसे खा लेता है तो मैं इसे कुछ भी नहीं करूंगा, तुम इसे खुद ही ट्रेन कर सकती हो। जाओनिंग उस छोटे चूहे से कहती है मेरे प्यारे चूहे तुम्हें ये छोटा सा कीड़ा खाना होगा, कि अगर तुम इसको नहीं खाते तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होने वाला है, क्योंकि ये लड़का बहुत ज्यादा बुरा है। वो चूहा भी रोना शुरू कर देता है। जूफैन अपने कीड़े को उसके मुंह की तरफ करता है, वो रोते रोते अपना मुंह खोलता है, लेकिन उसी वक्त उनके ऊपर अटैक होता है। जूफैन जाओनिंग को जल्दी से पीछे की तरफ धक्का दे देता है और उसे उस अटैक से बचा लेता है। जाओनिंग जैसे ही नीचे गिरती है वो चूहा भी उसके हाथ से नीचे गिर जाता है और वो रोते हुए सीधे उस बंदे की तरफ चला जाता है जिसने ऊपर अटैक किया होता है। असल में ये चूहा उसका है। वो सीधा जाकर उसके कंधे पर बैठ जाता है और उनकी तरफ देखकर हंसना शुरू कर देता है। वो लड़का उन दोनों से कहता है तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इस यंग मास्टर के पीरियड बीस्ट को हाथ लगाने की। जूफैन भी उसकी बातों का हैरान हो जाता है और कहता है इस चूहे का तो पहले से एक मास्टर है, मुझे इस बारे में नहीं पता था। जाओनिंग उसे कहती है मुझे माफ कर दो, हमें नहीं पता था कि ये तुम्हारा चूहा है। जूफैन जाओनिंग को खामोश करवा देता है और उस लड़के से कहता है इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये चूहा तुम्हारा है या नहीं, आज के लिए हमें ये चूहा चाहिए, अगर तुम इस चूहे को प्यार से हमारे हवाले कर देते हो तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। वो लड़का उनसे कहता है तुम दोनों तो बहुत ज्यादा बहादुर हो, तुम में से एक अपने 5th लेवल पर है की गैदरिंग ग्राउंड के और एक 4थे लेवल पर है, तुम दोनों इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो, फिर भी तुम मेरे साथ पंगा लेने की कोशिश कर रही हो, क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? लगता है कि तुम दोनों जीना नहीं चाहते। जूफैन उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है चलो ये तो वक्त बताएगा कि हम में से कौन जीता है और कौन मरता है। जूफैन जल्दी से अपने पास से अपने मून व्हील को निकाल लेता है, ये देखकर वो लड़का भी हैरान हो जाता है और कहता है तो एक 3rd लेवल का मैजिक वेपन है। फिर वो लड़का अपने पास से अपनी तलवार निकाल लेता है और वो भी एक मैजिक वेपन होती है। जूफैन उसकी तलवार को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जूफैन अपने मून व्हील को उसकी तलवार के साथ टकराता है और कहता है ये लड़का तो वाकई में स्ट्रॉन्ग है, ये अपनी बोन फोर्जिंग स्टेज के 7th लेवल पर है, जबकि इसका स्पेशल वेपन 4th लेवल पर है, यानी कि ये दोनों सूरतों में मुझसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका वेपन भी और इसकी स्ट्रेंथ भी। ये लड़का या तो किसी डीमन मास्टर का स्टूडेंट है या फिर 7 बड़ी फैमिलीज में से किसी एक का यंग मास्टर है। चाहे जो भी हो, इसके साथ यहाँ पर फाइट करने के नतीजे में कल को मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। जूफैन उस पर अटैक करने के बाद फिर से पीछे की तरफ हट जाता है और पीछे हटने के बाद फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो लड़का भी हैरान हो जाता है और कहता है इसको सारी बात का पता है कि मैं इससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन फिर भी ये बार बार मुझ पर अटैक क्यों किया जा रहा है, कहीं ये कोई बेवकूफ तो नहीं, या फिर इस लड़के को लगता है कि ये मुझे मार सकता है। इसके अटैक से साफ पता चल रहा है कि ये मुझे मारना चाहता है। जूफैन फिर से अपने उसी मूव को यूज करता है, शैडो वाले मूव को, और वो अपने 3-4 शैडोज बना लेता है। वो लड़का आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है क्या ये तुम्हारा किलिंग मूव है, और साथ ही वो अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके सारे के सारे शैडोज को डिस्ट्रॉय कर देता है। और जूफैन से कहता है तुम्हें क्या लगता है ये लो ग्रेड की टेक्निक मेरे सामने टिक पाएगी? लेकिन जूफैन उसके पीछे चला जाता है, जैसे कि वो मास्टर जू के पीछे चला गया था, और उसे कहता है तुम्हारी तलवारबाजी तो बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन अफसोस तुम्हारा सामना आज मुझसे है। लड़का जल्दी से अपनी तलवार को पीछे की तरफ घुमाता है और जूफैन की तरफ लेकर जाता है, जबकि जूफैन के पास अपना मून व्हील होता है। जूफैन से कहता है आज हम दोनों में से एक बहुत ज्यादा जख्मी होने वाला है, जबकि एक मरने वाला है, चलो फिर देखते हैं वो कौन होगा। लेकिन जूफैन का मून व्हील जैसे उसकी बॉडी के साथ टच करता है, उसी वक्त जूफैन को पता चलता है कि इसकी बॉडी के ऊपर भी एक आर्मर है, यानी इसके पास एक और मैजिकल वेपन है। जूफैन कहता है मेरा तो सारा हिसाब बिगड़ चुका है, अब इसका वेपन सीधा मेरी तरफ आ रहा है, बचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। जूफैन जल्दी से अपने मैजिकल वेपन को उसके वेपन के सामने काट देता है और उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है। वहाँ पर एक जबरदस्त इंपैक्ट होता है, जिसकी वजह से जूफैन पीछे की तरफ धकेला जाता है और साथ ही उसका मून व्हील भी टुकड़े टुकड़े हो जाता है। जूफैन अपने मून व्हील के टूटने के बाद सोच रहा होता है योमिंग वैली के एल्डर्स के पास सभी के पास इस तरह के मैजिकल वेपन्स नहीं है, उनमें से सिर्फ चंद एल्डर्स हैं जिनके पास ये मैजिकल वेपन्स है, लेकिन इस लड़के के पास दो मैजिकल वेपन्स है, एक इसके हाथ में है और दूसरा एक बॉडी आर्मर के तौर पर इसकी बॉडी के ऊपर है। आज ये लड़का है कौन? क्या ये 7 फैमिली में से किसी फैमिली से है? ये लड़का तो अपनी बोन फोर्जिंग राम की 7th लेयर पर है और इसके अलावा इसके पास दो मैजिकल वेपन्स है। इसका डिफेंस बहुत ज्यादा टाइट है और इसका मैजिकल वेपन भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही कि इस तरह के सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। जबकि वो लड़का सोच रहा होता है
मैं अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा जीनियस माना जाता हूँ। मेरी फैमिली में मेरी तलवारबाजी को सबसे बेहतर माना जाता है और अभी तक मुझे किसी ने भी नहीं हराया। और आज इस लड़के ने जिसकी कल्टीवेशन मुझसे बहुत ज्यादा कम है मुझे तकरीबन हरा ही दिया था। अगर मैंने बॉडी आर्मर नहीं पहना होता तो अब तक तो मैं इस लड़के के हाथों मारा जा चुका होता। इस लड़के के जिसकी कल्टीवेशन मुझसे बहुत ज्यादा कम है, ये तो की कैथरीन ग्राम की 5th स्टेज पर है। वो लड़का ज़ूफैन से कहता है, ब्रदर मुझे अपना नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? ज़ूफैन उसकी बात सुनने के बाद कहता है, लगता है कि इसका फाइट करने का और कोई भी इरादा नहीं है। ज़ूफैन से अपना नाम बताता है कि मेरा नाम ज़ूफैन है। ज़ूफैन का नाम सुनने के बाद वो लड़का जल्दी से पीछे की तरफ घूम जाता है और कहता है, चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हारा नाम याद रखूंगा। अगली बार जब हम दोनों फाइट करेंगे हम लोग अपनी फाइट को एंड जरूर करेंगे। जैसे वो वहाँ से जाने लगता है ज़ूफैन उसे कहता है, रुको मुझे तुमसे कुछ पूछना है। वो लड़का उसे कहता है, हाँ पूछो। ज़ूफैन कहता है, क्या तुम भी यहाँ पर गोल्डन क्विकसैंड के लिए आए हो? वो लड़का ज़ूफैन से कहता है, मैं माउंटेन ऑफ बीच पर जिस काम के लिए मर्जी आया हूँ, तुम्हें इस बात से क्या फर्क पड़ता है? ज़ूफैन से कहता है, अगर तुम यहाँ पर गोल्डन क्विकसैंड के लिए नहीं आए तो फिर ठीक है, तुम जा सकते हो, फिर मिलेंगे। लेकिन अगर तुम यहाँ पर गोल्डन क्विकसैंड के लिए आए हो तो फिर हम दोनों कोऑपरेट कर सकते हैं, मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। वो लड़का जल्दी से पीछे की तरफ घूमता है और ज़ूफैन से कहता है, तुम मेरा साथ कैसे दे सकते हो? अगर हम तीनों मिलकर भी गोल्डन क्विकसैंड को चोरी करने की कोशिश करते हैं तो भी हम लोग नहीं कर पाएंगे, हम लोग एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं ले पाएंगे। ज़ूफैन से इशारा करते हुए कहता है, लेकिन तुम्हारे पास तो ये माउंटेन ड्रिल रैट है, ये हमारे काम आएगा, हमें डायरेक्टली वहाँ पर जाकर गोल्डन क्विकसैंड को चोरी करने की जरूरत नहीं है। वो लड़का ज़ूफैन से कहता है, मुझे लगता है कि हम दोनों की प्लानिंग बिल्कुल सेम है, मैं भी इस चूहे को इसीलिए यहाँ पर लेकर आया हूँ, लेकिन ये चूहा मेरा है, तुम इसके साथ क्या करना चाहती हो? ज़ूफैन उसे कहता है, मैं तुम्हारे चूहे के साथ कुछ भी नहीं करने वाला, मैं तो बस तुम्हें बताऊंगा कि इस चूहे को ठीक तरह से कैसे इस्तेमाल करना है। क्या तुम इस चूहे को एक दिन के लिए मुझे दे सकते हो? मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है, हम लोग इस चूहे की मदद से उस गोल्डन क्विकसैंड को चोरी कर लेंगे। वो लड़का उसे कहता है, अपना प्लान बताओ, तुम्हारा प्लान क्या है? ज़ाओनिंग जल्दी से बोलती है और कहती है, हम लोग इस टनल रैट को नीचे से छोड़ेंगे और वो एक टनल खोदता हुआ वहाँ पर चला जाएगा और जैसे ही वहाँ पर क्विकसैंड निकलेगी ये थोड़ी सी क्विकसैंड अपने मुंह में डालकर वापस ले आएगा। पहले तो वो दोनों ज़ाओनिंग की तरफ घूर कर देखते हैं और साथ ही वो दोनों हंसना शुरू कर देते हैं। ज़ाओनिंग उन दोनों से कहती है, तुम दोनों हंस क्यों रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? ज़ीडियान हंसते हुए उससे कहता है, लिटिल गर्ल मुझे लगता है कि तुम्हें सिचुएशन का अंदाजा नहीं है। इस चूहे की मदद से तुम वहाँ पर टनल खोदकर उनकी क्विकसैंड को चोरी नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ पर जो एल्डर है उन्हें बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा, यहाँ तक कि तुम्हारे टनल खोदने से पहले उनको पता चल जाएगा कि तुम यहाँ पर आई हो। ज़ूफैन ज़ीडियान से कहता है, अच्छा ठीक है, ये तो मेरी छोटी बहन का तुमने आइडिया सुन लिया, अब जरा अपना बताओ कि तुम्हारा प्लान क्या था, तुम यहाँ से क्विकसैंड को कैसे चोरी करने वाले थे? ज़ीडियान कहता है, ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि गोल्डन क्विकसैंड पानी के बहाव के साथ बहती है और मैं अपने चूहे को जमीन के नीचे भेजूंगा और मेरा ये चूहा उस नदी से यहाँ तक एक टनल बनाकर लाएगा, जिससे उस नदी का पानी इस टनल के रास्ते से यहाँ तक आएगा और हो सकता है कि उसमें से थोड़ी सी क्विकसैंड यहाँ तक भी आ जाए। पानी के साथ थोड़ी सी क्विकसैंड तो मेरे तक पहुंचेगी। ज़ाओनिंग उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, तुम्हारा प्लान तो बहुत ज्यादा अच्छा है। ज़ूफैन इसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है, ये तो बहुत ही अफसोस की बात है कि तुम्हें इससे सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा मिलेगा, लेकिन मुझे उनसे एक छोटा सा हिस्सा नहीं चाहिए, बल्कि मुझे सारी की सारी क्विकसैंड चाहिए। ज़ीडियान उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ये तुम क्या कह रही हो? तुम सारी की सारी कैसे चोरी कर सकते हो? क्या इसके लिए तुम्हारे पास कोई प्लान है? ज़ूफैन उसे कहता है, इसीलिए तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम मेरा साथ दो, क्योंकि मेरे पास एक प्लान है। अगर तुम्हें मेरे ऊपर यकीन है तो मेरा साथ दो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं वहाँ से सारे की सारी क्विकसैंड चोरी कर लूंगा, योमिंग वैली के लोगों के लिए एक कतरा भी नहीं छोड़ूंगा और जैसे ही हमें सारी की सारी क्विकसैंड मिल जाएगी हम लोग उसे 50-50 डिवाइड कर लेंगे। ज़ीडियान उसे कहता है, लेकिन क्या ये वाकई में पॉसिबल है? ज़ूफैन कहता है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल में बदलना यही तो मेरी स्पेशलिटी है। ज़ीडियान उसे कहता है, चलो फिर ठीक है, मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ज़ीडियान सोच रहा होता है, इस लड़के को मैं वाकई में दम है। ये थोड़ी देर पहले फाइटिंग में जबकि इसको पता था कि इसकी कल्टीवेशन मुझसे कम है, फिर भी ये मेरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, इसलिए इस लड़के की एबिलिटीज को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। ये लड़का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और काफी ज्यादा तेज भी। ज़ूफैन कहता है, अब जबकि हम दोनों एक दूसरे का साथ देने वाले हैं, हम दोनों एक टीम बनने वाले हैं, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? वो लड़का उसे कहता है, मेरा नाम ज़ीडियान है। ज़ूफैन उसका नाम सुनने के बाद कहता है, क्या तुम 7 फैमिलीज में से किसी एक बड़ी फैमिली से हो? ज़ाओनिंग भी ये बात सुनकर हैरान हो जाती है। ज़ाओनिंग कहती है, हमारे जैसी सेकंड क्लास फैमिलीज हमेशा भी 7 फैमिलीज की बड़ी फैमिली के अंडर रहती हैं। मैं आज से पहले 7 फैमिलीज में से किसी और फैमिली के किसी भी इंसान से नहीं मिली जब से मैं पैदा हुई हूँ, क्योंकि मैं किंगविंग सिटी में पैदा हुई थी, तो यहाँ पर सिर्फ योमिंग वैली वालों का राज है, तो मैंने सिर्फ योमिंग वैली वालों को ही देखा है। आज मैं अपनी जिंदगी में पहली बार 7 फैमिलीज में से किसी और फैमिली के एक इंसान से मिल रही हूँ। ज़ाओनिंग ज़ूफैन से कहती है, ब्रदर तुम भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम 7 फैमिलीज में से कौन सी बड़ी फैमिली से हो? ज़ाओनिंग की बात सुनने के बाद ज़ीडियान भी सोच रहा होता है, हाँ मुझे भी ये बात जानने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है, क्या है ये लड़का किस बड़ी फैमिली से है? ये लड़का तो एक मॉन्स्टर की तरह है, कौन सी बड़ी फैमिली ने इस मॉन्स्टर को पाल रखा है? ज़ूफैन इन दोनों से कहता है, मेरे बारे में जानकर तुम लोगों को डिसअपॉइंटमेंट होगी, क्योंकि मैं किसी बड़ी फैमिली से नहीं हूँ। मेरा नाम ज़ूफैन है और मैं लू फैमिली का बटलर हूँ, क्योंकि फैंगलिन सिटी में रहती है और मेरी फैमिली में टोटल 4 लोग हैं। ज़ाओनिंग और ज़ीडियान उसकी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? एक बटलर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? और ये लू फैमिली कौन सी बड़ी फैमिली है जिसके बारे में हमने नहीं
नहीं सुना हुआ। जीटियान भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और जाओनिंग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। जीटियान जू फैन से कहता है लेकिन मैंने कभी लू फैमिली के बारे में नहीं सुना। जू फैन से कहता है हाँ तुमने नहीं सुना होगा क्योंकि हमारी फैमिली एक थर्ड क्लास फैमिली है, एक बहुत ही छोटी फैमिली है। जाओनिंग सोच रही होती है ऐसी छोटी फैमिली के पास इस तरह का पावरफुल मास्टर कैसे हो सकता है, जहाँ तक कि रॉयल फैमिलीज और 7 फैमिलीज के पास भी ऐसे मास्टर्स बहुत ज्यादा कम है। जीटियान आगे बढ़ता है और जू फैन के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है ब्रदर अगर तुम्हारी फैमिली इतनी ज्यादा छोटी है और तुम्हें पनाह चाहिए तो तुम हमारी जियान होम फैमिली के मेंशन में आकर रह सकते हो। जू फैन उसके हाथ को अपने कंधे से हटा देता है और कहता है लेकिन तुम लेट हो चुके हो, हमारे पास पहले से एक ऑफर आ चुकी है, हम लोग कियानलांग पवेलियन के साथ रहते हैं। मैंने अलायंस का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, वो भी कियानलांग पवेलियन वालों के साथ। अगर तुम्हारी जिन्हो फैमिली वाले हमारे साथ आकर रहना चाहते हैं तो तुम लोगों को मोस्ट वेलकम है, आ जाओ और हमारे साथ रहो। जीटियान जू फैन की बात सुनकर बहुत हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है ऐसा कैसे हो सकता है, कियानलांग पवेलियन वाली 7 फैमिलीज में से एक बड़ी फैमिली है, वो इसके साथ एक अलायंस का कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन कर सकते हैं। लेकिन इसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर तो नहीं लगता कि ये मुझसे झूठ बोल रहा है, लेकिन अगर ये वाकई में सच बोल रहा है तो ये तो बहुत ही खास बात है, ये लड़का वाकई में अमेजिंग है। जीटियान जू फैन से ज्यादा बातें निकलवाने के लिए उसे कहता है ब्रदर अगर तुम बताना नहीं चाहते तो मत बताओ, लेकिन इस तरह हमसे झूठ तो मत बोलो कि तुम एक छोटी सी फैमिली से हो और तुम्हारा कियानलांग पवेलियन वालों के साथ एक अलायंस का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। जाओनिंग भी उसे कहती है हाँ ब्रदर ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमने तुम्हें अपनी फैमिलीज के बारे में सब कुछ बता दिया है लेकिन तुम हमें सही बात नहीं बता रहे। जू फैन उन दोनों से कहता है पता नहीं तुम्हें मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं आ रहा, लेकिन मैं तुम दोनों से सच कह रहा हूँ। जीटियान कहता है अच्छा ठीक है हम लोग मान लेते हैं कि तुम हमसे सच कह रहे हो, वैसे भी हमारा साथ कुछ ही दिनों का है, जैसे ही हम लोग वो क्विक सैंड ले लेंगे तो हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे, हम दोनों अपने अपने अलग रास्ते पर चले जाएंगे, फिर इस बारे में जानने का क्या फायदा कि तुम कौन सी बड़ी फैमिली से हो या नहीं। चलो अब ब्रदर जू फैन का प्लान सुनते हैं कि इसका प्लान क्या है, कैसे ये उस मास्टर से बचते हुए उस गोल्डन क्विक सैंड को चोरी करने वाला है। जाओनिंग उन दोनों से कहती है सभी लोग यहाँ पर अलग होने की बात कर रहे हैं कि जैसे हमारी डील खत्म हो जाएगी सब लोग अलग हो जाएंगे, हम लोग यहाँ पर दोस्त बनकर क्यों नहीं रह सकते। वो दोनों उसकी तरफ देखते हैं और मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। जू फैन कहता है इस दुनिया में कोई भी किसी का रियल फ्रेंड नहीं है, कोई किसी का दोस्त नहीं होता, सभी लोग एक दूसरे से फायदे के लिए जुड़े हुए हैं। जू फैन जमीन पर बैठ जाता है और एक फॉर्मेशन अरे बनाता है। जीटियान उस फॉर्मेशन को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये तो फर्स्ट लेवल की अरे की फॉर्मेशन है। जीटियान जू फैन से कहता है लेकिन मैंने इसके जैसी अरे फॉर्मेशन पहले कभी नहीं देखी, ये कौन सी फॉर्मेशन है, मैंने बहुत सारी फॉर्मेशन देखी हुई है। जू फैन उसकी तरफ देखकर सोच रहा होता है ये तो वाकई में 7 फैमिलीज में से किसी एक बड़ी फैमिली से है, क्योंकि लॉन्ग नुई वो भी अभी छोटी है लेकिन उसे भी इन्फॉर्मेशन के बारे में काफी कुछ पता है, इसीलिए इसे भी फॉर्मेशन के बारे में पता है। लेकिन अब मैं इसको क्या बताऊं कि ये एक एंशिएंट अरे है जिसके बारे में यहाँ के लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता। जीटियान उसकी ये टेक्निक देखकर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे कहता है मुझे अब पक्का पता चल चुका है कि तुम 7 बड़ी फैमिलीज में से किसी बड़ी एक फैमिली से हो, और साथ ही कहता है नहीं हो सकता है तुम रॉयल फैमिली से हो। जू फैन उसे कहता है अब मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ कि यार मैं एक बटलर हूँ, मैं किसी रॉयल फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर एक टीम की तरह है, चलो मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें अपना सारा प्लान बताता हूँ। तो यहीं पर बीस्ट माउंटेन के बारे में बताया जाता है कि बीस्ट माउंटेन को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इसके सबसे पहले हिस्से को सेफ जोन कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत ही लो लेवल की स्पिरिट बीस्ट रहते हैं, जैसे कि लेवल 1 और लेवल 2 के। इस एरिया में ज्यादातर वही लोग आते हैं जिन्हें अपने लिए एक पेट चाहिए होता है, यानी अपने लिए एक स्पिरिट बीस्ट चाहिए होता है। वो सारे लोग बहुत ही कम कल्टीवेशन वाले होते हैं, जहाँ पर खतरा बहुत ज्यादा कम है। और इसके अलावा फ्लोइंग गोल्डन स्प्रिंग वो भी इसी एरिया में है, जिसके अंदर से गोल्डन क्विक सैंड निकलती है। फिर माउंटेन ऑफ बीस्ट के सेकंड एरिया की बारी आती है, जहाँ पर तीसरे और चौथे लेवल के स्पिरिट बीस्ट रहते हैं जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर तुम लोग एक बोन फोर्जिंग राम के मास्टर नहीं हो तो तुम लोग वहाँ पर जाकर मरने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। सेकंड एरिया में सिर्फ वही मास्टर जाते हैं जिनकी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा हाई होती है और उन्हें अपने लिए बहुत पावरफुल स्पिरिट बीस्ट की जरूरत होती है। और लास्ट में बारी आती है माउंटेन ऑफ बीस्ट के तीसरे हिस्से की, जहाँ पर जो बीस्ट रहते हैं वो 5th लेवल से बहुत ज्यादा ऊपर के होते हैं और वो सारे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि हाई लेवल के कल्टीवेटर्स भी वहाँ पर जाने से डरते हैं। तो यहाँ तक किसी कहानियों में सुना गया है कि अगर गार्ड्स भी इस जगह पर जाएंगे तो उन्हें भी मुश्किल होगी वहाँ से गुजरने में, वहाँ पर मॉन्स्टर्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। जू फैन और उसके दोनों साथी अभी इस वक्त माउंटेन ऑफ बीस्ट के पहले हिस्से में है, जहाँ पर लो लेवल के मॉन्स्टर्स हैं। वो लोग उस नदी के पास पहुंच जाते हैं जिसके अंदर से क्विक सैंड निकलती है कि ये वाली नदी उस झरने से बहुत ज्यादा दूर है, जहाँ पर वो जोमिंग वैली के लोग जमा है। जू फैन उन सबसे कहता है हम लोग यहीं से अपने प्लान की शुरुआत करेंगे। जीटियान से कहता है लेकिन हम लोग तो बाउंड्री पर हैं, यहाँ से आगे सेकंड पार्ट शुरू हो रहा है। वो सारे मास्टर्स यहाँ पर आने से घबराते हैं, लेकिन तुम हमें यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। जू फैन से कहता है अब बातें करने का वक्त खत्म हो चुका है, चलो जल्दी से अपने ड्रिल रैड को मुझे दे दो, इसे कहो कि यहाँ से एक गड्ढा खोदे, जमीन के नीचे से एक टनल बनाते हुए सीधा वहाँ तक जाए जहाँ पर वो जोमिंग वैली वाले लोग हैं। जू फैन के हाथ में एक मैप होता है। जू फैन कहता है इस मैप के मुताबिक हम लोग जहाँ पर खड़े हैं और वो फाउंटेन वहाँ पर है, तुमने अपने रैड को कहना है कि वो इस पूरी जगह के नीचे टनल का एक जाल बिछा दे। ये बात सुनते ही जीटियान और उसका चूहा दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जीटियान जू फैन से कहता है अच्छा ठीक है मैं अपने चूहे से कहकर यहाँ पर नीचे बिल तो खुदवा दूंगा, बहुत सारी टनल्स का जाल बनवा दूंगा। उन सारी टनल्स के अंदर अरेज की फॉर्मेशन बनाने के लिए हमें स्पिरिचुअल स्टोन्स की जरूरत है। हम यहाँ पर स्पिरिचुअल स्टोन्स कहाँ से लेकर आएंगे, हमें कम से कम 1000 स्पिरिचुअल स्टोन्स की जरूरत होगी। जू फैन से कहता है हमें 1000 की नहीं बल्कि 3222 स्पिरिचुअल स्टोन्स की जरूरत है, और तुम्हारा चूहा सिर्फ एक बार में एक ही स्पिरिचुअल स्टोन बना सकता है। ये जितने भी मैजिकल बीस्ट हैं ये अपने अंदर से स्पिरिचुअल स्टोन्स रिलीज करते हैं। अब इसी की बात हो रही है। जू फैन कहता है तुम्हारे चूहे
को बस 3222 बार यहाँ का चक्कर लगाना होगा ताकि वो उतनी बार में एक एक स्टोन रिलीज करता जाए जिससे हमारी फॉर्मेशन बन जाएगी। जाओनिंग चिल्लाकर उसे कहती है, क्या तुम इस चूहे को मारना चाहते हो? साथ ही वो चूहा भी एक्टिंग करते हुए मरने का नाटक करना शुरू कर देता है। जाओनिंग जू फैन से कहती है, जरा इसकी तरफ तो देखो, ये बेचारा तुम्हारी बात सुनकर ही बहुत ज्यादा घबरा गया, इतना घबरा गया कि बेहोश हो गया है। जू फैन उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और जीडियान से कहता है, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, अपने चूहे को उठाओ और इसे कहो कि काम करे। मैं नहीं चाहता कि ह्यूमिंग वैली वालों के हाथ में एक कतरा भी लगे। जीडियान जू फैन से कहता है, क्या हमें वाकई में ऐसा करना चाहिए? इससे मेरा चूहा बेचारा मर भी सकता है। जू फैन आगे बढ़ता है और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, मुझे तुम्हारे छोटे चूहे की जरा भी परवाह नहीं है, मुझे तो बस इस बात की परवाह है कि हमें बहुत सारी गोल्डन क्विकसैंड मिलने वाली है, और अगर तुम मेरी बात को चुपचाप मान लेते हो और अपने चूहे को काम पर लगा देते हो तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि आज तुम बहुत सारा पैसा कमाने वाले हो। जीडियान पैसा कमाने वाली बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे कहता है, चलो भाई ठीक है, इस चूहे को काम पर लगाते हैं, वैसे भी ये फर्स्ट लेवल का चूहा है, मुझे और मिल जाएगा। वो चूहा जो कि बेहोश होने का नाटक कर रहा होता है वो भी सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। जू फैन और जीडियान दोनों ही उसे घूर कर देते हैं और उसे कहते हैं, चल बेटा काम पे शुरू हो जा। वो चूहा आगे से और भी ज्यादा रोना शुरू कर देता है। नेक्स्ट सीन काफी सारा वक्त गुजरने के बाद का होता है। वो चूहा सारी टनल्स खोदने के बाद काफी ज्यादा थक जाता है। जू फैन कहता है, मैंने तुमसे कहा था ये चूहा काम पूरा कर सकता है। जीडियान कहता है, हाँ तुमने तो कहा था, लेकिन एक बात तो है कि ये चूहा मुझे नफरत करने वाला है, आज के बाद ये मुझे अपना मास्टर नहीं मानेगा। वो चूहा जाकर जाओनिंग के कंधे पर बैठा होता है। जाओनिंग उन दोनों से कहती है, तुम दोनों बहुत ज्यादा बुरे हो, तुमने इस चूहे की क्या हालत कर दी है, आज के बाद ये मेरा है। जू फैन उसे कहता है, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, अगर हम इसके साथ जबरदस्ती नहीं करते तो ये 3 दिन के अंदर ये सारा काम मुकम्मल नहीं कर सकता था। और वैसे भी तुम्हें एक स्पिरिट बीस्ट की जरूरत ही क्यों है अगर तुम उससे काम नहीं करवाना चाहते? स्पिरिट बीस्ट काम करने के लिए होते हैं, ना कि प्यार करने के लिए। जू फैन आगे बढ़ता है और अपनी अरे फॉर्मेशन के सेंटर में खड़ा हो जाता है और अपनी मैजिकल पावर्स को रिलीज करते हुए अपनी अरे को एक्टिवेट करता है। तो उस पूरे एरिया के नीचे जितनी भी टनल्स होती हैं उन सारी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। वक्त ह्यूमिंग वैली के 7th एल्डर को दिखाते हैं जो कि बैठे कल्टीवेट कर रहे होते हैं। उन्हें भी कुछ अजीब सा महसूस होता है कि जमीन के नीचे किसी ने फॉर्मेशन बिछाई है। जू फैन कहता है, सब कुछ रेडी है, हमारा जाल बीत चुका है, जैसे वो गोल्डन क्विकसैंड निकलेगी हम वो सारी चोरी कर लेंगे और ह्यूमिंग वैली वालों के हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा। जिस दिन गोल्डन क्विकसैंड निकलेगी उस दिन ह्यूमिंग वैली के 7th एल्डर बहुत ज्यादा सरप्राइज होने वाले हैं क्योंकि उन्हें एक सरप्राइज मिलेगा। नेक्स्ट सीन फिर से काफी दिनों के बाद का होता है। जीडियान उस लड़की की तरफ देख रहा होता है, यानी जाओनिंग की तरफ, जो कि चूहे के साथ खेल रही होती है। जीडियान कहता है, मुझे नहीं पता कि इस लड़की को गोल्डन क्विकसैंड चाहिए भी या नहीं, ये तो इस चूहे के साथ कितनी बेफिक्री के साथ खेल रही है। साथ ही जीडियान बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो रहा होता है क्योंकि वो चूहा असल में इसका पेट है। वो कहता है, ये मेरा पेट है और देखो उस लड़की के साथ कितना खुश है कि यहाँ पर अगर मुझे किसी पर सबसे ज्यादा नजर रखनी है तो वो जू फैन पर रखनी है, जो कि इतनी ज्यादा शोर शराबे और इतनी ज्यादा टेंशन में वहाँ पर बैठा कल्टीवेट कर रहा है। हालांकि जू फैन ने कहा है कि वो एक बहुत ही छोटी फैमिली से है, लेकिन मुझे अभी तक इसकी बात हजम नहीं हो रही। मुझे नहीं लगता कि ये किसी छोटी फैमिली से है। छोटी फैमिली में इस तरह के यंग मास्टर्स नहीं होते, ये तो एक मास्टर की तरह कल्टीवेट कर रहा है, इसे दुनिया की कोई परवाह नहीं। यहाँ पर कितनी आराम से बैठा पुरसुकून बैठा कल्टीवेट कर रहा है। यहाँ तक कि पूरे टीनियो एम्पायर में इस तरह का यंग मास्टर ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। जीडियान अभी जू फैन की तरफ ही देख रहा होता है कि जू फैन कल्टीवेशन छोड़कर अपनी आंखें खोलता है और उसे कहता है, मैंने अपनी 6th लेयर को पार कर लिया है, यानी मैंने ब्रेक थ्रू करके लेवल अप कर लिया है। पहले मैं 5th लेवल पर था, अब मैं 6 पे चला गया हूँ। जीडियान जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है, मुझे इतनी ज्यादा शर्म आ रही है, मैं एक बड़ी फैमिली का यंग मास्टर हूँ और मुझे लगता था मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। ये लड़का यहाँ पर इतनी टेंशन में बैठकर कल्टीवेट कर रहा है और इसने अपने आप को लेवल अप भी कर लिया है। मैं कभी भी इस लड़की का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, ये लड़का वाकई में एक जीनियस है। उसी वक्त जंगल में पंछियों के उड़ने की आवाज आती है। जू फैन कहता है, लगता है वो क्विकसैंड आ रही है। साथ ही ग्राउंड भी हिलना शुरू हो जाता है। ह्यूमिंग वैली वाले लोग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एल्डर उन सबसे कहते हैं, क्विकसैंड आने वाली है, जल्दी करो। एल्डर भी जल्दी से रेडी हो जाते हैं और कहते हैं, मैंने पूरे 3 महीने तक इसका इंतजार किया है, अब फाइनली गोल्डन क्विकसैंड निकलने वाली है। वो अपने सारे साथियों से कहते हैं, जल्दी से अपने गोल्डन नेट्स को तैयार करो ताकि सारी क्विकसैंड को उन नेट्स में भरा जा सके, इतना एक कतरा भी जाया ना हो। दूसरी तरफ जू फैन अपने साथियों से कहता है, क्या तुम लोगों ने अपने गोल्डन नेट्स को तैयार कर लिया है? जीडियान से कहता है, हाँ मैंने पहले से ही तैयार कर लिया है। जू फैन उसके हाथ से गोल्डन नेट लेता है और उसे पानी के अंदर फेंक देता है। जीडियान से कहता है, ब्रदर जू फैन अब तुम क्या करने वाले हो? जू फैन से कहता है, अभी मैं जो करने वाला हूँ उसी तरह गौर से देखना। और साथ ही जू फैन कुछ मंत्र बोलता है जिसकी वजह से वो सारी फॉर्मेशंस एक्टिवेट हो जाती हैं और जंगल के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर रोशनी निकलती है। एल्डर भी जल्दी से उस निकलने वाली रोशनी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ये लाइट्स कहाँ से आ रही हैं? आखिर कौन है? लगता है किसी ने हम पर अटैक किया है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 32 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइए।